ओके चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज, ठीक है, इंडियन पॉलिटी से सीजीपीएससी प्री और बोल सकते हैं एक ऑफिशियल तरीके से आप लोगों का प्रीलिम्स की तैयारी। वैसे तो साल भर पढ़ रहे होंगे कि इस साल का पीएससी निकालना है, ठीक है ना, तो उसका सबसे पहला सीढ़ी क्या होगा, हमारा प्री से ही होकर ही गुजरेगा, है ना, ये तो सबको पता ही है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। पर केवल पॉलिटी ही क्या इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स को हमको इक्वल प्रोपोर्शन में पढ़ने की ज़रूरत है। तो पहले थोड़ा सा प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बात करूंगा, फिर हम लोग चलेंगे हमारे पॉलिटी के रिगार्डिंग कि पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से हमको उस चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। तो एक एक करके चीज़ों को पहले थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट 70 डेज़ पे, और हो सकता है 75 डेज़, क्योंकि उसमें करंट अफेयर भी लास्ट में लिखा हुआ नहीं है, बट आई विल टेक दैट क्लासेस करंट अफेयर के रिगार्डिंग भी। तो उसको मिलाकर हम लोग हर एक एंगल से पूरे के पूरे पीएससी प्री को कवर करेंगे, ठीक है। और जो प्री है वो बजाय एक सब्जेक्ट की, कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे हम लोग आज पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, संविधान। वैसे पॉलिटी का मतलब संविधान नहीं होता, ये पता होगा, उसका मतलब होता है राज्य व्यवस्था। कितने लोग को पता था? सभी को पता था ना, हाँ। तो पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था, ना कि संविधान। संविधान का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन मतलब नहीं है, वो ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को भी समझने का प्रयास करेंगे हम लोग आगे चलकर। पर किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ो, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए प्लीज़ इन सारी बातों को पहले ध्यान रखोगे, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ ऑनलाइन जुड़े होंगे जो इंडिविजुअली इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे बिना हमसे सपोर्ट लिए। आप किसी भी स्थिति में पढ़ रहे हैं, प्री तभी निकलेगा जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न को प्रैक्टिस करना होगा। अब करेंगे कैसे प्रैक्टिस, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज से ही, ठीक है, अब हम लोगों ने ऑफिशियली आगाज कर दिया है, तो आज को डे 1 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब ये आपका डे 1 है, तारीख अब आज से गिनना स्टार्ट कर दो और आज से ही चालू कर देना, आज को कल मत करना, ठीक है, कि आपको पेपर के लिए ज़रूरत है आज की और आज से ही स्टार्ट करोगे। डे 1 से आपको क्या करना होगा, और हर 70 दिन आप इसको फॉलो करके देख लीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना, एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। उसमें सबसे पहला काम करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। एक टेस्ट कॉपी बनाओ, टेस्ट कॉपी जानते हैं छोटे वाली, उसको लेंगे, या एक कोई अलग से कॉपी लेंगे। उस कॉपी में डेली बेसिस में एक टाइम बना लेना कि यहाँ से 1 से लेकर 50 तक इस तरीके से लिख देना, ठीक है, 10, 20, 25 इस तरह से 50 कर लेना, ठीक है। या OMR शीट की कॉपी कर सकते हैं, तो वो एक होता है, लेकिन मत करो OMR शीट, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप एक पेज ले लो और डेली बेसिस में जो भी सब्जेक्ट आपका टेस्ट होगा, ठीक है, अलग अलग टेस्ट सीरीज से भी जुड़े होंगे लोग, जो इस वीक से चालू हो रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं में भी, हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो कहीं से भी आप जुड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी टेस्ट सीरीज होगा उसके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, सपोज कर लो हम लोगों के यहाँ पर क्या है, पहला टेस्ट पॉलिटी का है प्लस कल्चर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पॉलिटी और कल्चर दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करोगे, क्लियर है। डेली बेसिस में 50 क्वेश्चन पॉलिटी और 50 क्वेश्चन कल्चर। एक साथ मत करना, एक साथ 100 क्वेश्चन करोगे तो दिमाग थक जाएगा और फिर उस दिन पूरा दिमाग काम नहीं करेगा। आप किसी दिन टेस्ट देते हैं, पेपर देते हैं, देखते हैं ना पूरा दिमाग, तो एक टाइम पे 50 क्वेश्चन कर लो या 25 कर लो, फिर उसके बाद एक समय निकाल कर लो। तो इस तरीके से आप 50-50 क्वेश्चन दोनों में करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव बुक खरीदिए। ऑब्जेक्टिव बुक को इस तरह से नहीं पढ़ना है कि आपने केवल अपनी संतावना के लिए पढ़ रखा है कि हाँ मैंने तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आप उसको प्रॉपर सॉल्व करोगे। प्रॉपर सॉल्व करना मतलब आप उसके आंसर्स नहीं देखोगे, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, उसको प्रॉपर सॉल्व करोगे, यहाँ पर उसका उत्तर लिखोगे, और उत्तर लिखने के बाद जब पूरा हो जाएगा 50, तब उसके बाद क्या करोगे, प्रश्न को फिर से जाओगे और देखोगे कौन सा उत्तर आपका सही है या गलत है। सपोज कर लो मैंने सॉल्व किया, मेरा 5 से लेकर 8 तक क्वेश्चन गलत था, सपोज करते, ऊपर के ठीक थे। अभी क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, इसका कारण होगा, अकारणवश तो नहीं होगा। कारण क्या होगा, मुझे उसका नॉलेज नहीं था, मैंने वहाँ पर सोचने में कुछ गलती कर दी, पर्टिकुलरली उस तरह के क्वेश्चन के ऊपर मेरा क्या है, कंफर्टेबिलिटी लेवल उतना अच्छा नहीं होगा। हो सकता है ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें मैं उतना कंफर्टेबल खुद को सहज महसूस नहीं करता। तो आपको पहले ये चीज़ चेक करना होगा कि ऐसे कौन से एरिया जा रहे हैं, वो कारण क्या है, क्या वो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल है, अगर वो है कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न बहुत टफ था नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, और भी प्रश्न आएंगे। पर क्या आसान क्वेश्चन में आपने सिली मिस्टेक किया, समस्या है।
अगर आसान क्वेश्चन में इसलिए मिस्टेक किए तो फिर समस्या है, क्योंकि आसान क्वेश्चन में ही गलती करने से फेल होते हैं, टफ क्वेश्चन से फेल नहीं होते हैं। ये बार बार कहा है मैंने और आज भी कहूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर गलती, जैसे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग है, मैच द फॉलोइंग है। कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको समस्या कर रहे हैं, ठीक है। जो भी कर रहा होगा, आपके साथ क्लास है, मैं सामने खड़ा हूँ, आप उस प्रश्न को लेकर आइए, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, उसका एक प्रॉपर डिस्कशन करते हुए रिजल्ट निकालेंगे कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, इसको इस तरीके से देखना चाहिए, ठीक है ना। तो डेली बेसिस में आप क्या करोगे, ये करोगे। इससे क्या होगा, आज से 70 दिन भी अगर आप इसको रोज करते हैं, 100 क्वेश्चन के हिसाब से भी देखोगे तो 70 × 100, उसमें से आपका टेस्ट डेज को हटा देते हैं। 28 दिन टेस्ट है, 28 दिन का टेस्ट को हटा दो, पर एटलीस्ट टेस्ट के दिन भी तो 100 क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हो ना, ठीक है। तो 28 से के हिसाब से अगर 70 दिन, और 70 दिन कब हो रहा है हम लोगों का, लगभग 20 जनवरी के आसपास। ये वहाँ तक नहीं हो रहा है 70 दिन पेपर तक, ठीक है, क्योंकि 20 जनवरी के बाद क्या करोगे, जितने भी पेपर सॉल्व किए होंगे, जितने भी, इसको सिर्फ इसका रिवीजन करना है, तो रिवीजन का समय होगा। तो 70 के हिसाब से आपका 7000 क्वेश्चन तो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। 2800 क्वेश्चन या 3000 क्वेश्चन लगभग आपके टेस्ट से हो जाएंगे। तो 10,000 क्वेश्चन अगर आपने सही में प्रैक्टिस किया होगा ना, आप फेल नहीं हो सकते, पर वो ईमानदारी वाले क्वेश्चन होने चाहिए। उन क्वेश्चन में बेईमानी नहीं होनी चाहिए कि आप ईमानदारी से करते हो, मतलब करते हो, अपनी गलतियों को स्वीकार रहे हो और अपनी गलतियों को आकर पूछ रहे हो, उसका एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन तक आप पहुंचने का प्रयास करते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो आपको आज से रोज करना है। अभी मैं पढ़ाऊँगा सब्जेक्ट, जाएंगे पॉलिटी का, इसी टॉपिक का क्वेश्चन करो, इधर उधर का नहीं करना, दुनिया भर का। आगे शेड्यूल है पूरा, है ना, शेड्यूल के हिसाब से जो टॉपिक है उसी टॉपिक का क्वेश्चन लगाओ। कुछ लोग ऐसे होंगे, यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ बच्चे हो सकते हैं, एक वो होंगे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है संविधान, और एक वो होंगे जिन्होंने संविधान पढ़ा है या कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, ठीक है ना। अगर आप उनमें से आते हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस का स्ट्रेटेजी अलग होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए अलग होगा, ठीक है। जो पढ़ रखे हैं वो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। सबसे पहले देखो कि हाँ, ये क्वेश्चंस मेरे को रिकॉल होते हैं, क्योंकि आपको एरिया पता है। ये मत करना अपने अंदर कि यार अभी नहीं पढ़ा तो कैसे आ जाएगा, नहीं, आप ट्राई तो करो। ट्राई करने के बाद फिर आप पढ़ने जाओ, तो उससे क्या होगा, जितना आपको आ रहा है ऑलरेडी वो आ रहा है, तो आप जब रिवाइज कर रहे होगे तो वो चीज़ें आपके लिए आसान होगी कि ये तो मेरे को आ रहा है, तो इसको जो भी रहने देता हूँ, इससे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ये रिवीजन में आपके लिए आसान कर देगा चीज़ें, और जहाँ पर आपको तकलीफ जा रही है उस एरिया को अच्छे से पढ़ो, क्लियर है, उस एरिया को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ो। उससे क्या होगा कि आपका जो वीक जोन है वहाँ पर आप मेहनत ज़्यादा कर रहे होगे, और जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है वहाँ पर ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके होगे। समझ आ रहा है। तो इसको पूरा का पूरा यहाँ से नेक्स्ट 70 डेज आप लोग अप्लाई करेंगे, पेपर सॉल्विंग, और एग्ज़ाम में दुनिया भर की चीज़ें हो जाए पर ये नहीं होगा तो पेपर निकलना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तो आप घर पे कर रहे होगे अपने सेटअप पे, और इसके साथ जो टेस्ट होगा उसको प्लीज़ यहाँ आकर देने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर जब सबके साथ बैठ के दोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई पानी पीने उठ रहा है, कोई पीछे बात कर रहा है, और ये सब डिस्टर्बेंस एग्ज़ाम हॉल में आपको होता है, जिससे आपके ध्यान बार बार भटकते हैं। तो अगर उसका इस माहौल पे प्रैक्टिस होगा तो वहाँ जाके आप पैनिक नहीं करोगे। ये तो घर पे कई लोग होते हैं घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, उनके साथ हमेशा ये गलती होती है कि वो एग्ज़ाम के दिन पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए आपको टेस्ट सीरीज प्रॉपर देना आगे, ठीक है। तो ये तो होगा कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का, और ये आप हर सब्जेक्ट में फॉलो करोगे। ये नहीं कि केवल संविधान में किया या आपका सिर्फ क्या कल्चर में किया, आपको इसको शुरू से लेकर आखिर तक हर सब्जेक्ट में फॉलो करना है, ठीक है। तो वन थिंग ये था प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है। कुछ और एस्पेक्ट्स में बोलता हूँ आपको, ठीक है, और प्रॉपर संविधान की पढ़ाई भी हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, CGPSC प्रीलिम्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और इसमें सबसे पहली बात जो एक बेसिक है, सबको ऐसे पता भी होगा इसमें साबित से ज़्यादा को, फिर भी एक अपने तरीके से मैं बता देता हूँ और आपको किस तरीके से इसकी तैयारी पे कहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर देखोगे तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, CSET और GS के, सभी को पता है, ठीक है ना। तो एक तो आपका CSET का पेपर है और एक GS का पेपर है। 15 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, थोड़ा समझाने के लिए कि आपको कहाँ पर अपना वेटेज देना है। CSET के पेपर का 3 हिस्सा है, आप लोग इसको 2 हिस्से के रूप में जानते हैं, मैं आपको तीसरा 3 हिस्से में से बोलूँगा, ठीक है। जिसमें से एक हिस्सा है आपका करंट अफेयर, ठीक है, एक है आपका छत्तीसगढ़ GS और एक है आपका इंडियन GS, ठीक है, इंडियन GS, ठीक है। यहाँ पर केवल स्टैटिक पोर्शन की बात हो रही है और यहाँ पर डायनेमिक पोर्शन की बात हो रही है, मतलब ऐसे जहाँ पर जो चीज़ लगातार परिवर्तित हो रहे हैं। विषय के ऊपर वो लिखा तो है लेकिन उसमें परिवर्तन हो रहा है।
संविधान में परिवर्तन हो रहा है, संविधान एक डायनेमिक विषय है, संविधान संशोधन किए जा रहे हैं, संविधान की प्रक्रियाओं को बदली जा रही है, संविधान में बहुत सारी चीज़ों को नए तरीके से लाया जा रहा है। संविधान अपने आप को हर दिन क्या करता है, आगे लेकर चला, इसलिए उसको बोलते हैं जीवित दस्तावेज। तो वो डेफिनेटली क्या है कि स्टैटिक पार्ट है। भूगोल आप पढ़ोगे, भूगोल में खासकर जो आर्थिक भूगोल है वो क्या होता है, वो डायनेमिक है। तो जैसे कि अभी क्या हुआ डायनेमिसिटी, अब देखो आप पढ़ के जाओगे इस साल पूरा छत्तीसगढ़ का उद्योग, सपोज करो पूरा पढ़ लिया अच्छे से, आप पढ़ना भूल गए गलती से नगर नार स्टील प्लांट, करंट अफेयर में है, तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया या एक क्वेश्चन छूट गया आपसे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन बोला इस सीरीज में और देख लेना आप एग्जाम में, नगर नार स्टील प्लांट, यही क्वेश्चन होगा अगर आया भी तो, कि वो कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी उसकी 3 मिलियन टन पर ईयर MTPA पर एनम। फिर उससे बोलेगा कि ये सेल का एक उपक्रम है और उसी स्टेटमेंट को काट देना कि सेल का नहीं, ये NMDC का है, ठीक है ना, और उसी स्टेटमेंट से आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि देखो अब आपको ये ज्योग्राफी की किताब उठाओगे वहाँ पर नगरनार नहीं लिखा होगा, हो सकता है अपडेट करके कोई लिख दे, लेकिन नहीं लिखा होगा पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, अगर थोड़ी सी बात करता हूँ तो उसमें अब क्या होगा, मोदी जी आए 6 ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और आपका लेन की घोषणा कर गए छत्तीसगढ़ में कि यहाँ पर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री हमारे राज्य में आकर घोषित किए, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। राष्ट्रपति हमारे राज्य में आई, कौन से मंदिर गई, महामाया, बहुत इंपॉर्टेंट गतिविधि है, ठीक है ना। तो ये सारे जो तथ्य हैं इनको नहीं छोड़ना है। आप भले कि आप करंट अफेयर जब कर रहे थे, इसलिए डेली बेसिस में अखबार को भी एक तरफ से रखोगे, ठीक है। तो कुछ आपके स्टैटिक सब्जेक्ट हैं और कुछ क्या है, डायनेमिक है। स्टैटिक सब्जेक्ट अगर हम लोग इंडियन जीएस की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 45 से 48 क्वेश्चन के करीब आते हैं, वैसे तो 40 से 45 ही आते हैं, 40 से 45, 48 मत मानो, ठीक है। और छत्तीसगढ़ जीएस का जो स्टैटिक पोर्शन है वो लगभग आता है आपका 35 से 40 के आसपास, कभी कभी ये जाता है 45, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हर साल अपडेट होता है, तो इस इकोनॉमिक सर्वे को मैं थोड़ा डायनेमिक की ओर रख रहा हूँ। 5 क्वेश्चन सर्वे का आ जाता है तो उसको मैं डायनेमिक की ओर रखूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन होता है लगभग 15 से 20 क्वेश्चन का एरिया, वहाँ से क्या आते हैं, करंट अफेयर आते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, करंट अफेयर थोड़ा सा ज़्यादा की उम्मीद रखना, ये होता है कभी भी चुनावी वर्ष होता है तो उस साल करंट अफेयर थोड़े से ज़्यादा आते हैं, तो उम्मीद रख के चलेंगे हम लोग कि करंट अफेयर हमको उस पर थोड़ा सा अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन हुआ। अब आपका प्रिपरेशन डे 1 है, ठीक है, आप सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि आपके टेस्ट में क्या आ रहा है, चारों सेक्शन आ रहे हैं, सभी आ रहा है, तो आपको भी चारों की तैयारी करनी है। करंट अफेयर की जो भी आपकी पारंपरिक बुकलेट है या जो भी आपकी पारंपरिक तरीके से आप पढ़ते हो, अखबार हो या कुछ भी हो, आपके नोट्स हो, एक एक खंड को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने क्या पढ़ लिया, प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है ना, चर्चित स्थल, तो चर्चा में जो स्थल थे हमने आज पढ़ लिया, सपोज करो 10 ही स्थल होंगे, ज़्यादा नहीं होती, 10 से 20 आपने पढ़ लिया, डे 1 हो गया। डे 2 में आप गए और आप क्या पढ़ रहे हैं वहाँ पर, सपोज करते हैं अभियानों को पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए डिफरेंट कैंपिंग्स कौन कौन से हैं। तो कैंपिंग को पढ़ने से पहले डे 1 के चर्चित स्थल को एक बार देखो अपने आँख से और याद करने की कोशिश करो कि कल मैं इसको पढ़ा था तो मेरे को याद है कि नहीं, जो रिकॉल ना हो उसको एक बार पढ़ लो, फिर डे 2 का पढ़ो, फिर डे 3 में आना और डे 1 से स्टार्ट करना। फिर जब डे 1 का चर्चित स्थल पहले दिन पढ़े थे आधा घंटा लगा था, तीसरे दिन पढ़ोगे 10 मिनट लगेगा। इसको बोलते हैं सक्सेसिव आइट्रेशन। लगातार एक ही चीज़ को अगर हम फीड करते रहेंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाता है, फिर उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो होगा वहाँ पर, ठीक है ना, वो चीज़ें वहाँ पर होंगी, ठीक है। अभी एक बार इस बार देखो, एक बड़ा बढ़िया चीज़ चल रहा है, बस्तर दशहरा अभी चल ही रहा है, पता है सभी को। बस्तर दशहरा कितने दिन का होता है, 75 दिन का होता है। इस वर्ष कितने दिन का हो रहा है, 107 अधिमास पढ़ने के कारण। ये प्रश्न है, समझो इसको कि लगातार अखबारों के ऊपर ये चीज़ दिख रहा है, तो अचानक से अगर पूछ देंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहना है, नहीं तो वहाँ पर गए, पढ़कर गए, सीधा मार कर आ गए क्या 75 दिन, यार इतना आसान क्वेश्चन था, घर आए निकला आंसर 107, यार बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, पर गलत तो हो गया ना। तो समझना है इन चीज़ों को कि करंट डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं कहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है ना। आप पूरा गोदना पढ़कर जा रहे हो, अभी गोदना ग्राम कहाँ बना रहे हैं, रायपुर के महादेव घाट पे, ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, विषय के साथ हम सब चीज़ का कवर करेंगे, पर आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से सब्जेक्ट के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कहाँ से वो कवर कर रहे हैं और कैसे उसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर को डेली बेसिस पे रोजाना, ज़्यादा भी नहीं, 30 मिनट्स, आधे घंटे पढ़ो, आधे घंटे में हो जाएगा एक सेक्शन पढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर अगले, तो आधे घंटे के आसपास इसको कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरफ इंडियन जीएस, एक तरफ सीजी जीएस, एक तरफ करंट अफेयर।
फिर फोर्थ पोर्शन आता है आपका सी सेट। सी सेट एक समस्या हो गई है ना कि ये इसमें कोई पास ही नहीं हो पा रहे हैं, पास हो भी रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है। देखो सी सेट में तब तक तकलीफ होगी जब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 से 100 सॉल्व करोगे या 100 से 1 सॉल्व करोगे। जिस समय आप सी सेट को ये समझने लगोगे कि ये भी क्या है, सेक्शनल होते हैं और इसमें भी हम सेक्शन वाइज अपनी तैयारी कर सकते हैं, उतना जल्दी आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप लैंग्वेज की तैयारी कर लो, ठीक है। लैंग्वेज के प्रश्न आपसे बन गए, लैंग्वेज के प्रश्न आते हैं लगभग 35, 20 बना लो, 22 बना लो, अच्छे से एग्जाम के ऊपर बन जाएंगे, आसानी आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़िए, फिर आप आ जाओ मैथ्स के सेक्शन में। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपका रीजनिंग अच्छा, तो आप रीजनिंग में जाइए। वहाँ पर आप 3-4 पैटर्न हैं, देखोगे प्रीवियस ईयर दिख जाएंगे। सिलोजिज्म से क्वेश्चन आते हैं, सिलोजिज्म्स के बाद देखोगे पजल के क्वेश्चन आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, पाई चार्ट आता है और बार चार्ट आता है। ये 5 सेक्शन की तैयारी कर लो, एक दिन लगेगा। पहले दिन पाई चार्ट कर लो, तैयार हो गया। दूसरे दिन आप बार चार्ट की ओर जाइए, पर पाई चार्ट का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, है ना। थर्ड डे आप सिटिंग अरेंजमेंट में जाइए, बाई चार्ट और उसका दोनों के एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और कोई नया क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो जिसको पिछले दिन सॉल्व किए थे। आपकी क्या होती है, आपको क्वेश्चन पता है सॉल्व कैसे करना है, पर आपका एक पैटर्न अच्छा बन जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नया प्रश्न में आएगा तो आपके पास एक पैटर्न होगा, और ये रीजनिंग पैटर्न से सॉल्व होते हैं, ठीक है। या तो 1-2 क्वेश्चन और कर लो, और उस तरीके से क्या होगा, आपका ये तैयार होगा। आधार क्या बनाओगे, पूरा आधार होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज की आज जाकर पिछले 3 साल का पेपर कम से कम मिनिमम, और मैं तो बोलता हूँ सी सेट का जो पेपर है पिछले 3 साल का उठा लेना, डाउनलोड कर लेना और उन पेपर्स को सॉल्व करना प्रयास करना कि उन पेपर में जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे उन सारे टॉपिक को हम सी सेट में तैयार करेंगे। क्लियर हो रहा है, जो जो टॉपिक से पूछें। आपने लैंग्वेज उठाए तो सबसे पहले देखेंगे वर्ण व्यवस्था से प्रश्न आता है, पढ़ लो वर्ण व्यवस्था, आपके टेस्ट में भी है, ठीक है ना। तो जिस टॉपिक से वो प्रश्न डेफिनेटली पूछ रहे हैं उन टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, क्वेश्चन वहीं से आएगा फिर से, और थोड़ा सा डीप भी पढ़ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लेना और इससे सी सेट हो जाएगा आपका। डेली बेसिस में आप 2 घंटे भी पढ़ोगे, 1.5 घंटे भी पढ़ोगे, वो हो जाएगा। पर अगर अभी से करोगे, लास्ट में सोचोगे कि 12 फरवरी को और 11 फरवरी की रात को चमत्कार हो जाएगा, तो नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा चमत्कार, अभी से जाना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आपको एक बैलेंस स्टडी करना है, जहाँ पर इंडियन जीएस, सीजीजीएस, करंट अफेयर और इसको भी करेंगे, ठीक है। अब इंडियन जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। वास्तविकता यहाँ पर यह है छत्तीसगढ़ पीएससी की कि बच्चे सीजीपीएससी के अंतर्गत सीजीजीएस में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। जितना बड़ा आपका इंडियन हिस्ट्री होगा उतना पूरा मिलाकर छत्तीसगढ़ बनता है, उतना बड़ा इंडियन हिस्ट्री है ना। तो सीजीजीएस में आपको बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब स्ट्रांग है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का जीएस जो है उसको काफ़ी अच्छे लेवल पे तैयार करना है, ठीक है। तो होता ये है, जो एग्ज़ाम निकालते हैं बता रहा हूँ, वो सीजीजीएस में 40 क्वेश्चन तक पहुँच जाते हैं, सॉल्व कर देते हैं, और इंडियन जीएस में वो 20-22 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो भी वो क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ वो लोग सेलेक्टिव होते हैं पर इसमें बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये क्या होता है, इस पैटर्न से वो एग्ज़ाम को निकाल के ले जाते हैं, क्योंकि आसान है पढ़ने के लिए, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट रटना पड़ता है। बस यही कहने की बात होती है, ठीक है। 3 महीने किसी चीज़ को लगातार पढ़ोगे, फैक्ट याद हो जाएगा अपने आप। क्लियर है। तो इसको आप बहुत स्ट्रांग बनाएंगे सीजीजीएस को। इंडियन जीएस मेरा आपको वादा है कि ये आपको 20-22 क्वेश्चन तो नहीं, मैं आपको 35-40 क्वेश्चन में पहुँचा के दिखाऊंगा। बस आप पूरी ईमानदारी से पढ़ना, आप यहाँ पर पूरी ईमानदारी दिखाना, मैं आपको उस 35-40 क्वेश्चन तक पहुँचा दूंगा जहाँ पर सीजीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। उस रीजन तक लेके जाना का काम मेरा है कि आपको कौन से इंडियन जीएस के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से वो पूछेगा, वो इस क्लास के माध्यम से मैं पूरा करा के दूंगा, ठीक है। और सीजीजीएस भी कराएंगे, ऐसा नहीं कि उसके लिए नहीं करेंगे, उसके लिए भी करेंगे, बट उसमें यह है कि वो रेगुलर कंटेंट ही होगा। हम आपको उसमें 2-3 क्वेश्चन का बेनिफिट दिला सकते हैं केवल, पर 15 मार्क्स का बेनिफिट, 20 मार्क्स का बेनिफिट हम नहीं दिला सकते। सीधी बात बोल रहा हूँ ना, वो इसलिए क्योंकि वो रेगुलर कंटेंट है, वो सभी पढ़ते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर सभी उस चीज़ को नहीं पढ़ते। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से जाना होगा, क्लियर ना। अब चलो आते हैं हम लोग जो विषय आज से हमको चालू करना है, जिसका नाम क्या है, भारत का संविधान, या बोल सकते हैं राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, ठीक है। पॉलिटी, राज्य व्यवस्था या संविधान, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। पहले समझेंगे कि यहाँ पर प्रश्नावली कैसे हो रहे हैं और किस तरीके से इसका नेचर रहा है पिछले कुछ सालों में, कुछ वर्षों में, ठीक है। लास्ट ईयर से अगर स्टार्ट करूँगा मैं 2022, 21, 20, 19, ठीक है, 21 जैसा आएगा, और 18,
क्लियर है। अगर मैं पिछले पेपर से लेकर पिछले 5 साल के पेपर का अगर एनालिसिस करके आपको बताऊं तो देखो क्या हो रहा है, पिछले साल लगभग यहाँ पर अगर देखेंगे तो 9 क्वेश्चन आए थे, और अगर 2 क्वेश्चन अलग से थे, अगर उसको भी मिला देंगे तो 11 क्वेश्चन के आसपास थे ये। पर ओवरऑल देखेंगे तो 9 क्वेश्चन ही डायरेक्टली पॉलिटी का टच था उसमें, ठीक है ना। तो 9 से 11 क्वेश्चन डायरेक्टली पॉलिटी से संबंधित थे या पॉलिटी के ही थे। छत्तीसगढ़ में भी कुछ सेक्शन में पूछ लिया गया था पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद पहले वाले एग्जाम में 21 वाला जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर संविधान कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया गया था, और वहाँ पर आए थे 21 प्रश्न संविधान के, 21 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 क्वेश्चन। इसी से पता चलता है कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। पर पिछले साल का अगर देखेंगे तो पिछले साल भारत का इतिहास आ गया था 15 क्वेश्चन, तो हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो क्या इस साल ज्योग्राफी का चांस है? ठीक है, समझ आ रहा है, पैटर्न बदल रहा है ना। अभी लोग एक पेपर को उठा ले रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया था लगभग 21 क्वेश्चन, जिसमें छत्तीसगढ़ पंचायती राज और प्रशासन को मिला के बात कर रहा हूँ, केवल ऐसा नहीं कि भारत के संविधान के क्वेश्चन, ठीक है, प्रशासन भी इसके हिस्सा होता है। फिर उसके पहले यहाँ पर आया था 9 क्वेश्चन, इस पर आया था 8 क्वेश्चन, और उसके पहले आए थे 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका एक पैटर्न रहा है। पर इन पैटर्न में से लगभग मैं आज यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देख लेना, इनमें से आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। और यही टॉपिक रिपीट हो रही है, तो रिपीट कौन सी टॉपिक हो रही है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और साथ में फिर हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो लगातार जो टॉपिक पूछा जा रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान का जो संशोधन है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है CGPSC के अंतर्गत। पढ़ लेना है, मतलब पढ़ ही लेना है, ठीक है। मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, पर आपको बता रहा हूँ कि किस टॉपिक को अल्टीमेटली, देखो अल्टीमेटली क्या होता है, लास्ट के दिनों में, आज तो हम चालू कर रहे हैं तो लग रहा होगा सर ठीक है पढ़ाना चालू कर दो, ठीक है, लेकिन लास्ट के दिनों में क्या होगा, जब रिवीजन कर रहे होगे तो लास्ट दिन में आपके पास क्या होना चाहिए कि वो कौन से प्राइम एरिया हैं जिसको मेरे को एटलीस्ट देख लेना चाहिए। तो उनमें से एक प्राइम एरिया आपका क्या होगा, संविधान संशोधन, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इसके बाद भाग 1, संविधान का भाग 1, यहाँ से हर साल प्रश्न बनता है, यूनियन एंड इट्स स्टेट, ठीक है, जो टॉपिक है आपका, ठीक है ना, केंद्र और राज्य, ठीक है। तो यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, यस बोलते हैं संघ, संघ व्यवस्था जो है उसके ऊपर जो चैप्टर दिया गया है, भाग 1 पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हर साल प्रश्न आता है, और इस साल भी आप उम्मीद करके चलिए, ठीक है। और इस साल तो सबसे ज़्यादा चर्चित है, सबसे ज़्यादा चर्चित है अनुच्छेद 1, है ना। इस साल का सबसे चर्चित अनुच्छेद 1 है कि हिंदी में होना चाहिए भारत या इंग्लिश में होना चाहिए इंडिया, और दोनों ही हैं तो क्या समस्या है, ठीक है, दोनों ही है तो क्या समस्या है। तो ये एक चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। NCERT को ऑर्डर दिया गया कि अपनी सारी किताबों में भारत लिख दो, ठीक है। तो ये क्या, ये परिवर्तन जो है किस रूप में हो रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद मैं वो नहीं लेके जा रहा हूँ फंडामेंटल राइट DPSP, वो तो पढ़ते ही हो, तो रेगुलर टॉपिक है, ठीक है। या बोल सकते हैं संविधान की रूपरेखा, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, जो बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का जो बेसिक फीचर है या उसका जो स्ट्रक्चर है, वहाँ से 1 या 2 प्रश्न आते हैं। पर CGPSC ने थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर लिया, खासकर मौलिक अधिकार यहाँ पर पूछ लेता है, एक आध क्वेश्चन अगर उसका मन हुआ, या वो कोशिश ज़्यादा करके CGPSC का झुकाव होता है प्रियम्बल की ओर, अक्सर वो प्रियम्बल पूछता है। देखो प्री को डिकोड करना तो मेंस का पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस को समझना तो प्री का पेपर भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में जो टॉपिक पूछ रहे हैं, मतलब देखो क्या होता है, एक एग्जामिनर है और उसका दिमाग एक तरफ दौड़ता है, तो बार बार उसका दिमाग वहीं जाता है। मेरे को कोई बड़ा अच्छा प्रश्न पता है तो मेरे को लगेगा मैं पूछ लूँ, हर बार वही पूछ लूँ, समझ आ रहा है। तो कुछ टीचर्स होते हैं तो उनके भी कुछ फेवरेट रीजन होते हैं, तो वो फेवरेट रीजन में खेलते हैं बार बार, ठीक है। तो इसी में आप देखोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर्स में अगर देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछने का इनका रीजन रहता है वो क्या रहता है, एक तो होगा आपका संघ और आपका संघीय व्यवस्था, यूनियन एंड फेडरल स्ट्रक्चर। संघीय व्यवस्था क्योंकि वहाँ पर राज्य सीधा सीधा क्या है, लगा हुआ है, स्टेट है, तो संघीय व्यवस्था जो है खासकर फेडरलिज्म है उस पर उसके फीचर्स को पूछते हैं, ठीक है ना। तो संघ और संघीय व्यवस्था इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना, यूनिटरी एंड फेडरल फीचर, एक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से। दूसरा यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक इस साल होगा, ठीक है, इसी में आपका भारत के संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से क्वेश्चन उठते ही है, ठीक है। फिर बाकी मौलिक अधिकार तो पढ़ना ही होता है, तो उसको मैं यहाँ पर अलग से नहीं लिखवा रहा हूँ, वो तो पढ़ना ही होता है, ठीक है ना, उसको हम छोड़ नहीं सकते। इसके बाद जो तीसरा प्राइम टॉपिक होगा वो होगा केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध और अंतर राज्यीय संबंध। क्लियर हो रहा है,
सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन, ये दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हमको कवर करना है। क्लियर है? और इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का एज यूजुअल पंचायती राज वो पूछता है, इंडिया लेवल का पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पंचायती राज नहीं पूछी गई है पिछले 2 साल से, इंडिया का ही पंचायती राज पूछा गया है। पर आपको यहाँ पर हम लोग पढ़ाएंगे तो सारा चीज़ पढ़ाएंगे, पंचायती राज दोनों ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक होता है आपका पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज। क्लियर है? अब इतने से अगर आपके पेपर में जो पिछले सालों में अगर 10 क्वेश्चन बने हैं तो इतने टॉपिक में से उस 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन बने हैं और 1-2 क्वेश्चन इन टॉपिक के बाहर आया है। जैसे पिछले बार एक क्वेश्चन आ गया राष्ट्रपति के ऊपर, तो लोगों ने राष्ट्रपति करंट अफेयर में थे, चुनाव ही करंट अफेयर में था और चुनाव को ही पूछ लिया, नहीं तो राष्ट्रपति से और चीज़ नहीं पूछी गई। उसके 1 साल पहले क्या हुआ था, CDS की मृत्यु हो गई तो CDS आ गए थे। ठीक है, तो वो करंट पे चला जा रहा है। इसके बाद का जो संविधान है वो करंट अफेयर पे आधारित पूछा जा रहा है और इसके पहले का जो संविधान है वो उसको स्टैटिक नेचर पे पूछा जा रहा है। इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को अच्छे से पकड़ के रखना है। ठीक है, तो इस साल काफ़ी न्यूज़ में कौन रहे, गवर्नर। हमारे यहाँ से गवर्नर काफ़ी ज़्यादा रूल पे थी, पास नहीं हो रही थी बिल रोक दिया गया था, पता है ना आपको। तो गवर्नर की जो भूमिका है बिल पासिंग में वो इंपॉर्टेंट है। गवर्नर का ऑर्डिनेंस इंपॉर्टेंट होगा, नए मुख्यमंत्री बनेंगे एग्जाम से पहले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नया बनेगा, समझ आ रहा है। तो वो लोग ज़्यादा क्या होंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, और वो जब हाईलाइट हो जाएंगे तो वहाँ से प्रश्न उधर चला जाएगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि पॉलिटी का लॉ पेपर बनाते हैं और लो चीफ मिनिस्टर में 5 क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो करंट में खासकर ये जो चुनाव है, इलेक्शन, अब इधर देखो इस साल इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक आपका गवर्नर इशू में थे काफ़ी ज़्यादा, फिर चुनाव, इलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर से आपका UCC बहुत इंपॉर्टेंट था, नारी वंदना, नारी बंधु पता है, नारी बंधु अधिनियम पता है, 106वां संविधान संशोधन, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नारी वंदन। ठीक है, नारी वंदन एक्ट वो इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन राइट्स को बदल रहा है वो। तो ऑलरेडी संविधान के बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं पहले से हाईलाइटेड हैं, अगर आप वहाँ नज़र नहीं डालोगे वो पेपर में गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अभी तो मैं लेके चलूँगा आपको सारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क्या, इलेक्शन। अब इस चुनाव के बाद 2026 जाएगा और वहाँ पर डिलिमिटेशन होना है, परिसीमन होना है, और परिसीमन इसलिए लगातार अखबारों में आ रहा है। तो परिसीमन आयोग को थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि क्या है कैसा है। डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग को गठन कौन करता है, उसके कितने सदस्य होते हैं, वो किस तरह की चीज़ों पे कार्य करता है। तो परिसीमन आयोग थोड़ा सा इस साल के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है आप लोगों को? क्या लाइट ज़्यादा हो रहा है क्या? ठीक है, तो ये देखो कि किस एरिया में हमको जाकर अपने मेहनत को रखना है, अंधाधुंध नहीं पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये पोर्शन को बोलते हैं संविधान में, अगर देखोगे ना ये वाला पोर्शन जो है ये एक्चुअल में संविधान की समझ है, और इसके बाद का पोर्शन क्या है कि संविधान के कार्य क्या है। दिस चैप्टर्स डील मोस्टली विद द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस चैप्टर्स डील विद द एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान की जो समझ है वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उसके कार्य क्षेत्र से प्रश्न थोड़े से कम होते हैं। ठीक है ना, एक विद्यार्थी को संविधान की समझ ज़्यादा होनी चाहिए, कार्य क्षेत्र में तो ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस साल उसके बारे में प्रश्न पूछ लिया 1 या 2। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपका आता है सारा व्यवस्था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, वो सब व्यवस्था को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर आता है पूरा संविधान में। तो यहाँ पर अपन एक तो देख लेंगे सारे के सारे कार्यपालिका को, कार्यपालिका के बाद पूरे विधायिका को और न्यायपालिका को। तो वो 3 टॉपिक अलग से, और संवैधानिक और गैर संवैधानिक, या गैर संवैधानिक बोलना ठीक होगा, हाँ गैर संवैधानिक ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा, असंवैधानिक से। तो गैर संवैधानिक और संवैधानिक निकायों को देखेंगे। ठीक है, तो इसका एक टॉपिक इसमें और क्या होगा, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। क्लियर हो गया क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो इस रेंज में हमको अपने टॉपिक्स को रखना है। मेरा ये बिल्कुल टारगेट नहीं है कि मैं आपको 12 में से 12 क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। किस पॉलिटी का 12 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अगर, तो मैं आपको 12 के 12 क्वेश्चन दूं। मेरा टारगेट है कि मैं 12 में से 9 क्वेश्चन दूं, और 9 लेकिन 100% दूं, कि 9 क्वेश्चन जो पढ़े हम वो बने एग्जाम में। ये ना हो कि उस 9 क्वेश्चन में एक भी गलत हो। और यही अप्रोच आपको सब्जेक्ट्स में रखना है। आप किसी भी सब्जेक्ट को पूरा नहीं कवर कर सकते। पूरा कवर करने जाओगे ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम याद करते रहोगे क्या? ठीक है ना। अब भाषा तो आ गया है इस बार, तो भाषा आयोग के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए होता है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन भी बनाई जाती है भाषा के लिए जो बात करती है। ठीक है, तो इस बार क्लासिकल लैंग्वेज भी पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि भाषा क्या हो रहा है कि भारत की कौन कौन सी सांस्कृतिक आपकी क्या है अलग अलग भाषाएं हैं। सबसे पहला सांस्कृतिक भाषा कौन सा था?
तमिल, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़। ठीक है, तो भारत की जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं उनको भी इस साल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखो विकसित वहाँ पर चीज़ें हो रही है, अखबारों के ऊपर यही चल रहा है। ठीक है ना, तो वो हिंदी संस्कृत से लेकर हर चीज़ों में खोज रहे हैं। समझ आ रहा है कि क्या तमिल साहित्य में भारत के लिए भारत शब्द इस्तेमाल किया गया कि इंडिया शब्द इस्तेमाल किया गया? भारतवर्षम, संस्कृत से ही निकला। तो जब सारे ही साहित्य में भारतवर्ष इस्तेमाल किया तो भारत से क्या समस्या है? ये भी तो एक आधार है ना। तो ये सब भी लिखा हुआ आता है अखबारों के ऊपर, आप अखबार को उस नज़र से पढ़ते नहीं है बस, है ना। पर कोई बात नहीं, हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एक रीजन होगा, और इस रीजन में हमको पॉलिटी को तैयार करना है। आँख बंद करके तैयारी नहीं करना है, इस रीजन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और हम लोग उस 10-12 क्वेश्चन की ओर पहुँचेंगे जहाँ तक हमें पहुँचना है। क्लासेस जो है ये बाइलिंगुअल होगी, स्पेसिफिक इंग्लिश या स्पेसिफिक हिंदी नहीं होगी, ये बाइलिंगुअल क्लासेस होगी। जिसको जो भी समस्या होगी, दोनों लैंग्वेज को लिख पाना बोर्ड एक साथ बोर्ड में काफ़ी समय भी लग जाएगा। किसी एक लैंग्वेज पे लिखेंगे, लेकिन जिसको भी जिस शब्द में दिक्कत होगा या कहीं पर भी वो पूछ सकता है तुरंत। ठीक है, प्रयास करूँगा मैं कि मैं दोनों ही चीज़ को यहाँ पर बोलूँ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। संविधान और एक तरफ लिख देता हूँ पॉलिटी, दोनों लैंग्वेज को बराबरी रखता हूँ, भारत और हिंदुस्तान दोनों को। ठीक है, इंडिया और ठीक है, तो एक तरफ क्या आपका राज्य व्यवस्था, ठीक है, एक तरफ राज्य व्यवस्था है और दूसरी तरफ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट थिंग तो ये पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, केवल एग्जाम ओरिएंटेड में लेकर जाऊँगा, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा अभी। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो संविधान है, ठीक है ना, तो संविधान को अगर हम लोग देखते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहला संविधान किस देश का बना था? अमेरिका का था, ये आपने बोला, क्योंकि वो लिखित में पहला था। मैंने ये लिखा शब्द कहा क्या कि लिखित संविधान या मौखिक संविधान। पॉलिटी में इतने जल्दबाजी नहीं करना है ना। अब आ गया प्री में। प्री में क्या होता है, रुकना पड़ता है और चीज़ों को सोचना पड़ता है, फट से नहीं मार देना आँख बंद करके। कल पूछा कि फेरो स्क्रैप जो इस्पात है वो कहाँ है, लोग किसके मदद से बना, मार के आ गए रसिया, अरे अमेरिका है वो। लॉ इस्पात भिलाई स्टील प्लांट में थोड़ी पूछा है, वो फेरो स्क्रैप को पूछा है, मार के आ गए। तो ए में लिखा हुआ जो ए ऑप्शन होता है ना, वो क्या होता है, वो सिर्फ फांसी की तरह होता है ना, जो नौसिखियों को सीधा बाहर करने के लिए होता है। मैं ये बता रहा हूँ। तो ए ऑप्शन में अगर ऐसा कोई दिखे तो रुकना है। कितने लोग गलत किए हैं कल कोऑपरेटिव में जाकर रसिया मार के आए हैं? और भी होंगे, बता नहीं रहे, और बहुत होंगे बताते नहीं हैं। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, ये चीज़ों को ही तो समझना है। पॉलिटी में खासकर उत्तर हम तभी देंगे जब हमें पूर्ण पता होगा, नहीं तो हम रुकेंगे, सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़, 4 चीज़ों को अपनाना है, स्टॉप, रीड, थिंक, एनालाइज, देन टिक। रीड एंड टिक नहीं होगा, इस चीज़ को पहले से याद रखना, नहीं तो क्या होगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, पक्का गलत हो जाएंगे, फिर समस्या आपके साथ हो जाएगी कि आपने आसान क्वेश्चन को गलत कर दिया। समझ आ रहा है? घर पे आने के बाद पता चलता है ना कि गलती हो गई है, वहाँ पर तो मज़ा आता है, वो तो आपका 1 नंबर पक्का रहता है। और गिन भी ले तो 61 किया हूँ, 60 तो पक्का सही। घर आए तो 61 किया था, 3 ही सही हुए बाकी कहाँ गए, बाकी सारे गड्ढे में चले गए। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो संविधान 2 रूपों में होता है, एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक। ठीक है, रिटन एंड आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे पहली बार कहाँ लिखी गई? अमेरिका में लिखी गई, रिटन। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे तो ये बहुत समय से चला आया, लेकिन उसको प्रॉपर संविधान का नाम नहीं दिया गया। नियम बनाने तो बहुत पहले से प्रारंभ हुए। मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, मानव एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, विचरण कर रहा था, घूम रहा था, ये हंटर और गैदरर की लाइफ जीता था। बाद में वो सेटल लाइफ जीने लगा, एक जगह में रुका और वहाँ पर वो सेटल लाइफ प्रारंभ कर दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो क्या किया, अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाया, सोशल सिस्टम। और सोशल सिस्टम के अंदर बहुत सारे नियम बनने लगे, रूल्स अपने आप। ठीक है, अब वो रूल्स धीरे धीरे बनते हुए ही क्या हुए, एक विधान के रूप में आगे पहुँचे। ठीक है, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन नहीं है कहीं पर भी, पर बोल सकते हैं कि हाँ, कहाँ पर आपका ब्रिटेन और फ्रांस के आसपास इसकी उत्पत्ति हुई, पर ऐसा कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है चीज़ें कि ये चीज़ें स्टार्ट हुई। जब संविधान नहीं लिखा तो कोई कैसे लिख देगा उसके बारे में, सिंपल सी बात है ना। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एक हिस्ट्री है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है, तो जो लिखित संविधान था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली बार लिखित संविधान कहाँ लिखा गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में।
ठीक है। और अमेरिका में जो लिखित संविधान लिखा गया उसको सीधा पूर्ण संविधान के रूप में लिखा गया था। अमेरिका में क्या हुआ था, एक सिविल वॉर हो गई थी, और उसके कारण जब अमेरिकी क्रांति चल रही थी, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, तो सिविल वॉर हुआ, और उस समय प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने थे अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो उनके एक बहुत ही करीबी व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स मैडिसन। ठीक है, जेम्स मैडिसन। इतने साल से संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान के जनक का नाम नहीं पता है ना, दिक्कत है। तो जेम्स मैडिसन, ठीक है, इन्होंने अब्राहम लिंकन को एक लिखित तौर पे अधिकारों की सूची बना के दी थी, जिसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट, अधिकारों की सूची, बिल ऑफ राइट। ठीक है, और इस बिल ऑफ राइट को बनाने वाला व्यक्ति, ठीक है, यही बिल ऑफ राइट आज भारत के संविधान का एक हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसको बनाने वाले व्यक्ति थे जेम्स मैडिसन, और जेम्स मैडिसन को ही बुलाया जाता है संविधान का जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जेम्स मैडिसन। गलती मत कर देना कि फट से मार के आया, हमसे क्वेश्चन पूछेंगे अंबेडकर साहब ऐसे मार के गए, घर गए तो ये कब हुआ, ठीक है, ये नहीं करना है, समझना है, प्री ऐसा ही होता है, ठीक है ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को जानना है। तो संविधान का जनक किसको बोला गया, या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं जेम्स मैडिसन को, जिन्होंने बिल ऑफ राइट को लिखा था, और ये लिखित तौर पे पहली बार हो रहा था कि कोई लोगों के अधिकार की बात को लिखित तौर पे देने की बात रख रहा था, और वो व्यक्ति थे अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट वर्ल्ड का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका में बना, फिर उसके बाद धीरे धीरे संविधान की निर्माण होने लगी। ठीक है, तो ये अधिकारों की सूची बनाई गई। इसी तरीके से किस तरीके से सब चीज़ों को रखना है, वो उसके ऊपर कार्य चालू हुआ। फिर इसके बाद कुछ शब्द हैं, इसमें से एक शब्द होता है विधान, लॉ, जिसको क्या बोलते हैं, कानून या लॉ। ठीक है, तो संविधान, इसका नाम क्या है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका अपने को वो नहीं करना है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कहाँ से वर्ड निकल कर आया, विधान से। विधान मतलब क्या होता है, लॉ। क्या होता है लॉ का मतलब, अधिनियम। चलो, अधिनियम, कानून, एक्ट, लॉ, इसका मतलब क्या होता है बताओ। अब एक और शब्द नया मत देना मेरे को, ये क्या होते हैं, क्या समझते हो आप विधान से, कानून से आप क्या समझते हो, एक ऐसी व्यवस्था, चाहे वो लिखित हो या नहीं हो, एक ऐसा रूल या नियम जो लिखित हो सकती है या मौखिक तौर पे होती है, ठीक है ना, जो किसी व्यक्ति को कुछ करने और कुछ नहीं करने दोनों के ही संबंध में क्या करती है, अग्रसर करती है, वही विधान है। लॉ इज समथिंग विच इज रिटन, और इधर इट कुड बी अनरिटन, बट इट इज अ सेट ऑफ रूल्स और द प्रोटोकॉल्स विच एन इंडिविजुअल हैज़ टू फॉलो। ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है लॉ। और इसी तरीके का एक जो लॉ बना, जो बेसिक लॉ ऑफ लैंड कहलाता है। बेसिक लॉ ऑफ लैंड मतलब किसी भी देश का जो सबसे आधारभूत क्या कहलाता है, विधान कहलाता है, उसी विधान को बोलते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक लॉ ऑफ लैंड। संविधान किसी भी देश या राज्य की भूमि से जुड़ी सबसे क्या है, आधारभूत कानून है, और इसी कानून से बाकी सभी कानून का क्या होता है, उत्पत्ति होती है। एंड दिस बिकम द बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर सेट ऑफ लॉज। ठीक है, तो संविधान एक बेसिक लॉ है, और इससे कई तरीके के कानून बनते हैं, जैसे कि आप देखोगे, हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल जो है हमारा अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का आर्टिकल 13, वो लॉ के बारे में बात करता है, और वो कई तरह के लॉ के बारे में बात करता है। वो बोलता है परमानेंट लॉ, टेम्पररी लॉ, से बहुत सारी बातें करता है, तो अभी वहाँ नहीं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक बेसिक लॉ ऑफ लैंड है, एक ऐसा विधान जिससे सभी अन्य विधानों को निकाला गया है, या बोल सकते हैं एक ऐसा विधान जिसके रूपरेखा के अनुरूप ही सभी विधानों को होना है। ठीक है, सच लॉ इन अकॉर्डेंस ऑफ विच अदर लॉ मस्ट बी इनेक्टेड और फॉर्म, उसके हिसाब से ही बनने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो कई तरह के विधान बनेंगे इस लॉ से, तो कई तरह के विधान होते हैं। लॉज जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो लॉ बहुत प्रकार के होंगे, उनको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। आगे हम लोगों को ऐसे बार बार ये शब्दों को आप पढ़ोगे किताबों में या यहाँ पर, तब आपको बस ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें से एक होता है गैर संविधानिक, गैर संविधानिक। ठीक है, क्या होगा आपका गैर संविधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो क्या गैर संविधानिक जो चीज़ है उसको बंद कर देना चाहिए, या असंवैधानिक चीज़ों को, जो असंवैधानिक है उसको सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं, इसको खत्म करो। गैर संवैधानिक को नहीं बोलेगा।
गैर संविधानिक मतलब वो जिसके लिए संविधान में नहीं है कोई भी क्या नहीं है, अनुच्छेद नहीं है, पर वो सही चीज़ है और उसको होना चाहिए, उनको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है ना, ऐसी बॉडी हो सकती है, ऐसा लॉ हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली तो नहीं मेंशन है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होने के कारण ही उसको कहीं और जगह से मेंशन करके संविधान के रूप में देखा जा रहा है, संविधान में एक रूप में, उसको बोलते हैं गैर संवैधानिक। ठीक है, तो एक होते हैं आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये इनके लिए क्या होता है, सिंपल से याद रखना कि संविधान में किसी भी तरीके का आर्टिकल या उसको बोलते हैं अनुच्छेद यहाँ पर अंकित नहीं होगा। ठीक है, मैं कुछ कॉमन वर्ड यूज़ करूँगा, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एक होता है आर्टिकल, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा ना। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, ये तो पता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में यहाँ पर फिर दिक्कत मत करना, इंग्लिश और हिंदी में अगर मैं आर्टिकल बोलूँ तो मतलब मैं अनुच्छेद ही बोल रहा हूँ, अनुच्छेद बोल रहा हूँ तो आर्टिकल बोल रहा हूँ। ठीक है ना, इंग्लिश वाले ये ना बोलें और हिंदी वाले भी ना बोलें। उसके बाद अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ अनुसूची, तो इसका मतलब होता है शेड्यूल। ठीक है, अभी ये दो चीज़ों को ध्यान रखें और जो भी आता जाएगा बताते जाऊँगा। संविधान बोल रहा हूँ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कुछ चीज़ें बेसिक बता दे रहा हूँ, फिर कहीं तो होता है ना कि सर हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, अगर आप लैंग्वेज बैरियर बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हमको वो नहीं बनाना है, हमको चीज़ों को अच्छे से लेके चलना है। तो गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। इसके बाद दूसरे होते हैं वैधानिक विधान। वैधानिक विधान, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूट। वैधानिक विधान, स्टैट्यूटरी लॉ। ठीक है, मतलब इसको किसी ऐसे संस्था या चीज़ों के द्वारा बनाया जाता है जो क्या है, वैधानिक रूप से क्या बनाई गई है। जैसे कि मान लो कोई भी एक कानून है, अब संविधान हर कानून को तो दे नहीं सकता। संविधान ने बोला कि अस्पृश्यता क्या है, एक प्रकार का गलत गतिविधि है, अस्पृश्यता का नहीं करना चाहिए, अनटचेबिलिटी इज नॉट अ राइट थिंग। पर डायरेक्टली क्या कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए पनिशमेंट देता है, नहीं। तो हमने एक लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया और उस लॉ का नाम क्या है, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, SC/ST एक्ट। ठीक है, और इनसे क्या किया गया, अस्पृश्यता को खत्म किया जा रहा है। तो अस्पृश्यता सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से तो निकल के नहीं आया एक्ट, उसके लिए एक सेपरेट एक्ट बना गया है। तो अगर कोई ऐसी बॉडी जिसको उस कानून को बनाने का अधिकार था, जैसे कि संसद या स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, एक किसी अन्य विधायिका के द्वारा ऐसी कोई कानून बनाई गई जिस कानून का अधिकार को हम क्या मानेंगे, मान्य मानेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वैधानिक विधान। क्लियर है? जैसे कि इंडिया में क्या होता है, इफ द लॉ इज मेड बाय सर्टेन ऑफ द लेजिस्लेचर विच हैज़ राइट टू मेक सच लॉ, मतलब उसको अधिकार है बनाने का, ऐसा नहीं कि कोई भी आके बना दिया, जिसको अधिकार है और उसी ने उसको बनाया है, तो वैसे लॉ को क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी लॉ। तो जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, अब देखो यही हिसाब से क्या पूछता है, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन किस तरह का लॉ है, वो संवैधानिक कानून है, क्योंकि संविधान में ही परिवर्तन कर रहा है। पर संविधान में जैसे कि अभी क्या है, यूसीसी ही मान लो, ठीक है ना, आपको सभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमको क्या बोलते हैं, जो नागरिक संहिता है वो एक होना चाहिए, समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टली फंडामेंटल राइट बना दे तब तो वो संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। पर अगर उसको वहाँ नहीं बनाकर केवल एक अलग से हम लोग बिल पास कर दें और उसके थ्रू हम यूसीसी दे दें, तो वो क्या हो जाएगा, वैधानिक अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी पहले कहाँ था, फंडामेंटल राइट में था, बाद में उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तो आज की डेट में उसके दो रूप हैं, वो संवैधानिक तो है, प्रशासक वैधानिक भी है। आप अपने ज़मीन को, अपनी संपत्ति को किसी और को हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर वो आप अपनी ज़मीन को किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में तो नहीं लिखा है। एक अलग से आपका लैंड रेवेन्यू कोड होगा, उसमें बताएगा। और वो लैंड रेवेन्यू कोड को एक अथॉरिटी ने बनाया जिसको वो अधिकार था, वो छत्तीसगढ़ की विधायिका होगी। तो वो जो लॉ है जिससे आपने लैंड को ट्रांसफ़र किया वो क्या हो जाएगा, वैधानिक। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? तो एक ऐसी निकाय जिसको कानून बनाने का अधिकार है, अगर उसके द्वारा क्या बनाया गया कानून, पर वो सीधा संविधान में अंकित नहीं है, तो उसको बोलते हैं वैधानिक कानूनी अधिकार। द लॉ विच इज मेड बाय सम अदर इंस्टीट्यूशन विच हैज राइट टू मेक दोज लॉ, और द लेजिस्लेचर विच हैज राइट टू मेक दोज लॉ, इफ दैट लेजिस्लेचर मेक अ सर्टन लॉ, दैट लॉ इज नोन एज स्टैट्यूटरी लॉ। क्लियर हुआ? ओके। इसके बाद आता है आपका संविधानिक, संविधानिक विधान, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब ऐसे चीज़ें जो संविधान के ऊपर ही अंकित है, जो संविधान में डायरेक्टली लिखा हुआ है। उसके लिए आर्टिकल भी संविधान में होगा, सब चीज़ संविधान में होगा, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, और फिर फोर्थ आता है आपका गैर सबका असंविधानिक। ठीक है, क्लियर है? असंविधानिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली लिंक ही नहीं है। ठीक है,
तो ऐसे कोई लॉ होते नहीं, ऐसा कोई भी अधिनियम होगा तो उसको खत्म कर दिया, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर ऐसा होगा भी तो सुप्रीम कोर्ट हटा देगी, इसलिए ये तो होते नहीं। तो 3 प्रकार के ही अगर देखेंगे तो विधान मुख्य रूप से यहाँ पर दिखेंगे। अब इन्हीं का स्वरूप होता है कि ये हो सकते हैं कि सतत होंगे, परमानेंट होंगे, या हो सकते हैं ये क्या होंगे, टेम्पररी होंगे, कुछ समय के लिए होंगे, तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो संविधान क्या है, एक बेसिक लॉ ऑफ लैंड है, इसी के आधार पे ही अन्य कानून का क्या किया जाता है, बनाया जाता है, और वो कानून इसकी रूपरेखा के अनुरूप होनी चाहिए, नहीं तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया। और इसी अवधारणा से एक अवधारणा प्रस्तुत होती है जिसको बोलते हैं संविधान की मूल संरचना, या बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, बात करेंगे उसके ऊपर कि क्या डिबेट हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से वो बना। तो इसी अवधारणा से शुरू होती है। ये समझ आया संविधान क्या है। तो संविधान केवल एक क्या है, कानून की पुस्तक है, जिस पुस्तक के अंदर सभी विधान, उसी पुस्तक के अंदर कुछ विधान दिए गए हैं जिससे पूरा का पूरा ये जो क्या है राज्य व्यवस्था है उसको चलाया जाता है। It is just a law and this law has complete rules and all the structures, ये बोल सकते हैं रेगुलेशन रिगार्डिंग द पॉलिटी। क्लियर हो रहा है? ओके, अब आते हैं राज्य व्यवस्था। ठीक है, सेकंड वर्ड क्या है, पॉलिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग राज्य व्यवस्था। क्या होता है राज्य व्यवस्था? राज्य की व्यवस्था क्या होती है, क्या समझते हो राज्य व्यवस्था से? राज्य का व्यवस्थित रूप, या राज्य मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सरकार। यहाँ पर मुख्य रूप से राज्य मतलब बोला जा रहा है सरकार, या बोल सकते हैं वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में क्या हो रहा है इसका संविधान लागू किया गया है। दैट पीस ऑफ लैंड वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल, दैट पीस ऑफ लैंड जहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया जा रहा है, या द गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पीस ऑफ लैंड या उस गवर्नमेंट के ऊपर, उसके ऊपर गवर्नेंस करने की जो व्यवस्था है, स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं पॉलिटी। ठीक है, तो सपोज करो दिस इज पीस ऑफ लैंड, ये है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडिया बोल रहे हैं। सपोज दिस इज अ पीस ऑफ लैंड कॉल्ड इंडिया। ठीक है, ये भूमि जो है इसको मान लेते हैं भारत है। तो इस भूमि को, इस जगह पे चीज़ों को चलाने के लिए, यहाँ पर चलाने के लिए क्या बनाया गया है, ये लॉ है। इस लॉ से ही ये कंट्री रन हो रहा है। अब इस लॉ ने क्या किया, इस कंट्री को प्रॉपर रनिंग के लिए एक स्ट्रक्चर में बांध रखा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन आएगा, सबसे पहले तो लोग, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको गवर्न करना है, इन्हीं को रूल करना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, प्रशासन। ठीक है, क्या बनाया गया, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। यहीं पर क्या आपकी सरकार है, यहीं पर क्या है, बहुत सारे निकाय हैं, बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो वो सभी का जो रूप है, वो जो व्यवस्था है जिसमें ये सभी के सभी एक साथ हैं और उसके थ्रू ये क्या करते हैं, इस लोगों को रूल करते हैं, वो क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि आपके सिलेबस में भारत की राज्य व्यवस्था लिखी है या संविधान लिखा है, या दोनों लिखा है? पेपर के नेचर को समझना ज़रूरी है। संविधान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था से ज़्यादा करके वो स्कीम्स वगैरह पूछते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए मैंने बोला था क्या कि 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडरस्टैंडिंग से हैं, और बाकी क्वेश्चन, तो जो बाकी पार्ट है वो क्या है, वो राज्य व्यवस्था है, वो क्या है, वो पॉलिटी है, स्ट्रक्चर क्या है, और वो स्ट्रक्चर आपस में कैसे चलता है। पर जो शुरुआत में है कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, वो क्या है, वो क्या करता है, उसके ऊपर दिया गया है। समझ आ रहा है? तो ये 2 चीज़ों को समझना कि ये क्या होता है, कि स्ट्रक्चर की बात करता है, एक रूप की बात करता है जिसमें सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, बनी हुई हैं और एक व्यवस्थित रूप से चलती हैं। इट टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर अंडर विच एंटायरिटी, द पीपल, द एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट, द नेशन, ऑल थिंग्स आर क्लब टुगेदर एंड दे आर इन अ होलिस्टिक मैनर। ठीक है ना, जो क्लब हो रहे हैं और 2 सारे के सारे का एग्जिस्टेंस क्या है, एक साथ है, उसको बोलते हैं पॉलिटी। क्लियर है? ओके, वेल एंड गुड। चलो, तो ये तो हो गया आपका पहली बात, जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपको एक बेसिक समझ पता होनी चाहिए कि क्या है। ठीक है, अब हम लोग जो शुरुआत कैसे करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, अभी अगले पहले टेस्ट के पहले तक या कुछ दिनों में उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? चलो, तो अब लोग थोड़ा समझते हैं। मैं आपको 2 रूप में लेकर चलूँगा। एक बताऊँगा प्री कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनने से पूर्व, या बोल सकते हैं संविधान का इतिहास, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा बात करेंगे, प्री कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन, संविधान बनने से पूर्व। ठीक है, और एक पढ़ेंगे विथ आपका छोटा मोटा चीज़ देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक देखेंगे हम लोग संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन चलेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन चलेंगे। ठीक है, जो हमारे सब सिलेबस में या आप बोल सकते हैं हमारे को टॉपिक जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन में देखना है उसमें थोड़ा समझते हैं। पहला, सबसे पहले तो संविधान की जो क्या थी, कहाँ से किस किस की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो संविधान की उत्पत्ति एक तो हमको जेम्स मैडिसन याद रखना है, हम भारत के संविधान की उत्पत्ति की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भारत के संविधान का निर्माण देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का निर्माण। देखिए यहाँ से प्रश्न जो मैं अभी आपको ना बहुत मेंस जैसे नहीं लेके चलूँगा, प्री में हमको जो चीज़ें देखनी है पहले उस चीज़ को मैं यहाँ पर हाईलाइट करा रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर एक एक करके सब चीज़ों को पढ़ाऊँगा और ऐसे ही आप क्या करोगे, इसी तरीके से पढ़ना, पूरा किताब को एकदम रीड एक बार में नहीं मारना है ना, इसी तरीके से पढ़ना है। तो पहली बात तो भारत के संविधान की जब हम उत्पत्ति देखते हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है, कुछ ऐसे अधिनियम पारित किए गए जिन अधिनियमों से धीरे धीरे संविधान का विकास हुआ। Certain acts are passed, through that act the constitution is developed. Because इंडिया की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी वो कहाँ चालू हुई, ब्रिटिशर्स जब आए उसके बाद हम लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस मूवमेंट किया। ब्रिटिशर्स हमें क्या करना चाहते थे, कानून के थ्रू रूल करना चाहते थे, दे वांट अस टू रूल बाय लॉ। पर हम लोग क्या करना चाहते थे, हम चाहते थे कि नहीं, हम कानून की से हमें क्या न किया जाए, रूल किया न जाए। विच वी डू नॉट वांट टू रूल बाय लॉ बट वी वांट द रूल ऑफ लॉ। हम कानून का जो लॉ है, ठीक है ना, उसका शासन चाहते थे, कानून का शासन, कानून के द्वारा शासन नहीं चाहते थे। ब्रिटिशर्स हमें क्या करते थे, कानून के द्वारा शासित करने, कुछ भी कानून बनाते थे और हमारे ऊपर थोप देते थे। पर हम चाहते थे नहीं कि कानून से हम शासित हों, प्रॉपर एक लॉ हो और वो लॉ के हिसाब से ही चीज़ें हों। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये वही है, हम कानून के द्वारा शासित हो रहे हैं या कानून से शासित हो रहे हैं, बताइए। अभी हम कानून के द्वारा शासित हो रहे हैं, हमारे पास एक प्रॉपर लॉ है और उस लॉ को कोई तोड़ नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं तोड़ सकती। तो यही तो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था ना। ठीक है, तो हमारी फ्रीडम मूवमेंट की जो कहानी थी उस कहानी में हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे छुपा हुआ है ब्रिटिश के समय में। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स, ठीक है ना, अंग्रेजों के समय में संविधान की जो निर्माण हुई उसको एक टॉपिक देखेंगे, थोड़ा समझना है। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कुछ यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज भी है बेसिक तरीके से, जैसे कि इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें कौन मेंबर थे, बाद में आपका जब प्रॉपर गवर्नमेंट बनी तो क्या हुआ। ठीक है ना, संविधान सभा किसे बनी उसके बारे में देखेंगे। तो अलग अलग अधिनियमों के बारे में बात करेंगे और संविधान सभा और उसके संबंधित जितनी भी क्या है समिति हैं, कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होंगी जिससे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वहाँ तक पहुँचेंगे। क्लियर है। इसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक कितने परिवर्तन हुए, मतलब हम एक टॉपिक देखेंगे। मैं पहले आपको पूरा शुरुआत से लेकर आज तक के संविधान तक पहुँचाऊँगा, मैं वैसे नहीं पढ़ाऊँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बाद देखेंगे। तो पहले देखेंगे कि कैसे वो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फिर संविधान बना कैसे, बनने के समय वो कैसा था, और आज वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मतलब संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सब होने के बाद अब इसके देखो पहले क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा कैसे बना और आज प्रेजेंट डे में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ तक पहुँच चुका है, मैं पहले इस प्रक्रिया में आपको लेकर आऊँगा। ठीक है, मतलब हम लोग पूरा अमेंडमेंट खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे संविधान की पढ़ाई करने। पहले दस्तावेज बना लेंगे, फिर उस दस्तावेज को आराम से खोलेंगे। ठीक है, फिर खोलने के बाद दिखेगा यहाँ पर भाग के हिसाब से, ठीक है, पार्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। पर पार्ट वाइज जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग संविधान की एक बेसिक समझ को जानेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, सेलिएंट फीचर क्या है। ठीक है ना, तो संविधान की जो क्या है मूल अवधारणाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, पहले फीचर्स के बारे में बात करेंगे, विशेषता, संविधान की विशेषता, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो पढ़ेंगे, फिर पार्ट वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है ना, पहले पार्ट 1 देखेंगे, फिर सिटीजनशिप देखेंगे, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी, इस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज करके पढ़ेंगे। क्लियर है, जो सिलेबस में दिया हुआ है टेस्ट के वो भी इसी तरीके से बनाया मैंने। ठीक है ना, ताकि आपको समझ आएगी। जब तक आपको ये सब समझ नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं नहीं पता होगी, तो आपको भाग 1, भाग 2 पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। एक्चुअल में आपको अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ फैक्ट को याद करके संविधान का एग्जाम देने जा रहे हो, तो वो एक गलत अप्रूव होगा।
ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पहले इसको समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा बना कैसे। स्टार्ट करूं? ठीक है, तो लिखो फिर पहला टॉपिक, संविधान का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक एक करके देखेंगे। आज डे 1 है तो आज थोड़ा सा कम पढ़ाऊंगा, कल से फिर एकदम रॉकेट साइंस की तरह हम लोग चलेंगे, है ना, रॉकेटरी स्पीड से मैं चलूँगा, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो हमको 10 से 12 दिन में ही पढ़ना है, और मैं इस 10 से 12 दिन में मैं आपको उस रीजन पे ले जाके छोड़ूंगा जहाँ तक आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन आपको बनाना है, क्लियर हो रहा है? तो अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे थोड़ा सा समझते हैं, और बुक आप लोग फॉलो कर रहेंगे लक्ष्मीकांत, ठीक है, क्योंकि उसी किताब से प्रश्न आ रहा है डायरेक्टली, तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, ज़्यादा अच्छा है। हाँ, उसी की आती है, अगर वो नहीं लेना है तो ले लो, मार्केट में कुछ भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखने हैं और अलग अलग स्टेट्स में आए। जो नया क्वेश्चन है वो तो हम दे रहे हैं, टेंशन मत लो। और लक्ष्मीकांत के पीछे भी कुछ क्वेश्चन है, उसके भी लास्ट में है प्रैक्टिस के लिए, उतना काफ़ी होगा, उतना भी कर लोगे बहुत होगा। हाँ, उसके पहले यूपीएससी के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो उसको मत करना ज़्यादा, देख लेना एक नज़र, और लास्ट वाले को अच्छे से करना, वैसे अब आपको यूपीएससी वाला ही बन जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ओके। तो देखते हैं आपका संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो इसकी कहानी पूरा प्रारंभ होती है 1756 से, इसके पहले की कहानी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, 1707 वो ईयर था जब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अब इंडिया में अपना फुट होल्ड बढ़ाने लगे थे, और आपका मुगल जो था वो अपने डाउनफॉल पे चालू हुआ था औरंगजेब की डेथ के बाद। ठीक है, और ब्रिटिशर्स एक एक करके बहुत सारे क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर लिए थे। 1756 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ है, पता भी होगा कई लोगों को, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, प्लासी जीतने से क्या हुआ कि बंगाल का जो क्या था, बहुत सारा खजाना था, ठीक है ना, बंगाल के ऊपर क्या हुआ, उनका एक अधिकार बनना चालू हुआ, क्योंकि बंगाल में काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। ठीक है, और इसके बाद उसी पैसे को इस्तेमाल करके 1764 में क्या हुआ, बक्सर। जिनको पता है वेरी गुड, है ना, उसको आप लोग एकदम रिकॉल करते चलना फटाफट, वो आपको हेल्प करेगा। तो बक्सर, इस बक्सर में क्या हुआ कि वहाँ पर जॉइंट फोर्स किस किस की थी, बताओ कोई? मुगल क्या, शाह आलम II, हाँ, और सिराजुद्दौला। कौन बोल रहा है सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला तो मर गया। शुजाउद्दौला, अवध का नवाब, हाँ, और थोड़ा देख दो ना कितना याद है, मीर जाफर या कासिम? मीर जाफर। ठीक है, ये तीनों को हरा दिया किसने, ब्रिटिशर्स ने हराया अंडर हेक्टर मुनरो, वो सब याद नहीं रखना। ठीक है, और इसके बाद 1765 में क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद ट्रीटी, ये तो पता ही है, इकोलॉजी तो मोस्टली सबको पता होगा, है ना। तो इस इलाहाबाद की ट्रीटी में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिशर्स थे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको मैप के थ्रू भी। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र था ये बंगाल का क्षेत्र था, ऐसा बड़ा सा क्षेत्र था, है ना। तो ब्रिटिशर्स को फर्स्ट टाइम क्या मिला, अधिकार मिलने प्रारंभ हुए। ठीक है, और इलाहाबाद ट्रीटी से शाह आलम II जो मुगल एम्परर था, उसने उनको क्या दिया, दीवानी का अधिकार दिया, दीवानी राइट टू कलेक्ट द रिवेन्यूज, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार जो बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक रिवेन्यू को कलेक्ट करने का, तो यहाँ से क्या दिया गया, दीवानी राइट्स। ठीक है ना, दीवानी का अधिकार। ठीक है, दीवानी अधिकार मतलब राजस्व एकत्रीकरण का अधिकार, कहाँ पर, कुछ क्षेत्रों पे। ठीक है, और राजस्व एकत्रीकरण कहाँ से होगा, हाँ रिकॉर्डिंग में क्या हो गया, कोई बात। ठीक है, तो राजस्व एकत्रीकरण का यहाँ से क्या दिया गया, एक अधिकार दिया गया। ठीक है, अब यहीं से स्टार्ट होता है कि ब्रिटिशर्स को फर्स्ट टाइम एक डायरेक्ट अधिकार भारत में मिलना प्रारंभ हुआ, राइट स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर दीवानी राइट दी गई। अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि इस अधिनियम के अंतर, ये जो ट्रीटी हुई, इसमें जो दीवानी राइट दी गई थी, किस किस क्षेत्रों की दी गई थी? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। वेरी गुड। तो ये वाला क्षेत्र पूरा बंगाल का था, ये वाला क्षेत्र उड़ीसा का आता था, थोड़ा सा छोटा क्षेत्र था, और ये रीजन था बिहार और अवध का। तो इतने क्षेत्रों में क्या मिला, दीवानी का अधिकार मिला। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, दीवानी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों रीजन पे। ठीक है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना, ये सब फैक्ट पूछेगा एग्जाम में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहीं पर जाएगा। अगर दिमाग उसको लोग लेकर गए तो ये हिस्ट्री में पूछा, आप बोलोगे ये क्वेश्चन हिस्ट्री में आया है, पर हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटी में आ गया। ये एक टॉपिक ऐसा है जो हिस्ट्री पॉलिटी दोनों में आता है,
तो यहाँ से क्वेश्चन, ये इसको आप हिस्ट्री मानो या पॉलिटी मानो, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो एक दीवानी का राइट दिया गया। दीवानी राइट मिलने के बाद उन लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को यहाँ पर बनाना प्रारंभ किया और यहीं से चालू किया था बंगाल का द्वैत शासन, ड्वेल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। क्या हो गया, नींद आ रहा है बहुत? फिर कहाँ देख रहे हो? देखो आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, कि पढ़े हो पहले संविधान? तो आपको और अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा जड़ी बूटी लो, लेकिन आग बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अच्छे से आपको करना पड़ेगा। ओके, खैर कोई नहीं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो ये तीनों का अधिकार दिया गया। अब इसके बाद दीवानी अधिकार को लेने के बाद ब्रिटिशर्स ने यहीं पर क्या किया, द्वैत शासन प्रारंभ किया। वो सब नहीं जानना है, ठीक है। जब प्रॉपर उनको ये दिख गया कि इस लैंड के ऊपर, इतने भूमि के ऊपर ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, राजस्व एकत्रीकरण कर सकते हैं, तो इस क्षेत्र में अब क्योंकि पैसे लेने का अधिकार तो हो चुका था, तो उस प्रॉपर तरीके से वो पैसा उनके पास है, सब कुछ है, उसके लिए वहाँ पर क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप बनाना चाहिए, ठीक है ना। रेवेन्यू को मैनेज करने के लिए कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स लाने पड़ेंगे, अधिकारी लाने पड़ेंगे, अब उन सभी को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ों के लिए यहाँ पर काम प्रारंभ हुआ, ठीक है। और इस समय बंगाल की 3 प्रेसिडेंसी जो बन पाई थी, एक तो यहाँ पर थी, दूसरा मद्रास का रीजन था, ठीक है, मद्रास, और तीसरा यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ब्रिटिशर्स ने 3 प्रेसिडेंसी बनाई। यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बम्बई बोलते थे, यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी और ऊपर बंगाल। अच्छे से समझना, देखो ये चीज़ें लक्ष्मीकांत पढ़ के भी ना समझ आएगी, और कोई आपको, मुझे लगता है कि आप एक जनरल किताब पढ़ के समझ जाओगे, ठीक है। अब जो यहाँ से बताने चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि उस प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक किया जाए, सही तरीके से चीज़ चले, यहाँ पर क्या हो गया, धीरे धीरे करके वो लोगों ने काम चालू किया। ब्रिटिश क्राउन, उसको दिखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्षेत्र बन चुका है, ठीक है। और उसी क्राउन ने अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार देना चालू किया। ब्रिटिश की कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया, और अधिकार के लिए क्या चालू किए, कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम पारित किए और कुछ एक्ट्स को यहाँ पर लागू किया गया। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, केवल उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ही बताऊँगा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। तो पहले आया यहाँ पर 1773, सबसे पहले 1773 में क्या आया था, रेगुलेटिंग की चार्टर, रेगुलेटिंग एक्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर आया रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 73 के बाद 81 में 73 में अमेंडमेंट आया था एक्चुअल में, ठीक है। अब उतना का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक अमेंडमेंट आया था, तो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट एक्ट आया हुआ है 1784, जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। 1781 में अमेंडमेंट हुआ, और 81 में आया यहाँ पर पिट्स अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इसके बाद 1793, 1793, ठीक है, 1793, और उसके बाद 1813 और 1833 के बाद 1853, ठीक है। एक और आया था 88 में, उसको अपने को नहीं देखना है, ठीक है ना। तो प्रॉपर इसको देखना 73, 84, 93, 13, 33 और 53, क्लियर है। ये कुछ एक्ट्स आए जो इंपॉर्टेंट थे। ये कब आए, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। फिर आपको पता है क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ 1857 का, ठीक है। एक हमारे यहाँ पर क्या हुआ, रिवोल्ट हुई, क्रांति हुई, जिसके बाद चीज़ें को क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूलिंग से हटाकर किसको दे दिया गया, क्राउन को दे दिया गया, ठीक है ना। वहाँ पर राजा का शासन प्रारंभ हुआ, और फिर वहाँ से क्राउन रूलिंग के अंदर भी कुछ क्या हुए, डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्ट्स आए, ठीक है। तो ये तो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की रूलिंग पे थी, उसके बाद क्या हुआ, क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, ठीक है। और रानी का जब शासन प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर कुछ अधिनियम आया, उसमें सबसे पहला आया 1858, 1858, जिसको बोलते हैं क्वीन प्रोक्लेमेशन, ठीक है ना, रानी का अधिनियम भी बोलते हैं, या एक्ट ऑफ बेटरमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आया क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858, ठीक है। उसके बाद क्या आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1862, उसके बाद आया 1892 काउंसिल एक्ट, उसके बाद आता है आपका 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपका दिखेगा कौन सा, 1919 मोंटागू चेम्सफोर्ड। मोंटागू चेम्सफोर्ड के बाद एक इंपॉर्टेंट कमीशन आएगी, इसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बाद कम्युनल अवार्ड, जो इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं हमारे संविधान को थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, चेंजेस में काम कर रहा है। इसके बाद एक प्रॉपर अधिनियम आएगा 1935 का अधिनियम, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहले समझ लो इसको, फिर एक एक करके सब में चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर देखेंगे दो इंपॉर्टेंट चीज़, एक है आपका अगस्त ऑफर, ठीक है ना, अगस्त प्रस्ताव, और अगस्त प्रस्ताव नहीं, इसको बोलते हैं अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव अलग है, इसको बोलते हैं 1990 को बोलते हैं अगस्त रेजोल्यूशन, ठीक है, इसको बोला जाता है ना, याद रखना। फिर आया आपका अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के बाद यहाँ पर क्या आएगा,
कैबिनेट मिशन प्लान, जिससे हमारे भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा बनाई गई, कैबिनेट मिशन प्लान। और उसके बाद आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ठीक है। तो ये इस जगह से पूरी जर्नी प्रारंभ हुई और इसी में थोड़ा थोड़ा चीज़ें छुपी हुई हैं जिससे भारत के संविधान का निर्माण हुआ। क्लियर है? किसी को डाउट अभी यहाँ तक? किसी को भी तो प्लीज़ यहाँ तक पूछिए, उसके बाद मैं फिर इन सभी को डिटेल करना चालू करूँगा, ठीक है ना। किसी कुछ भी डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट नहीं है? चालू करें। ओके, एक एक करके अब इन सभी चीज़ों को हम लोग देखना प्रारंभ करेंगे कि इसका प्रभाव क्या रहा है भारत में और खासकर इंडिया पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है ना। मैं एक बहुत अलग रूप से दूंगा, बताऊंगा, एक PDF डालूंगा आपके ग्रुप में, इन सभी एक्ट का उसमें क्या है डिटेल है। लक्ष्मीकांत से आप पढ़ रहे हो एक अलग चीज़ है, जो मैं भेजूंगा उसको जरूर पढ़ना। उसमें सारे एक्ट को किस दिन लागू किया गया वो भी तिथि लिखी हुई है। PSC का गलत हरकत कर रहा है ना, डेट पूछ देता है कि 1892 का एक्ट किस साल लागू किया गया। अब जैसे आपको आ जाएगा 1919 का अधिनियम, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किस साल लागू किया गया, आप मार के आ जाओगे 1919, लागू है 21 में, 19 में तो आया था, ठीक है। और 17 में इसको घोषित किया गया था। अब ये क्वेश्चन पूछेगा घोषणा कब हुई थी, तो 17 में हुई थी। तो ये जो चीज़ें, ये जो डेट है ना वो मैंने बना दिया है, तो क्लास के बाद मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है ना। और हम दोनों को मिलकर काम करना है यहाँ पर, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं अकेले कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको इतने कम दिनों में इसको सब चीज़ों को कवर करना है। तो वो मैं एक PDF डालूंगा, उसमें से फर्स्ट पोर्शन को आप पढ़ के आओगे कल और उसको अच्छे से उन सारे चीज़ों को देखना। यहाँ पर मुख्य रूप से मैं संविधान की प्रक्रियाओं को ऊपर ले जाकर बात करूँगा, इन एक्ट के हिसाब से कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है वहाँ पर ले जाकर ज़्यादा बात करूँगा, ठीक है, एक एक चीज़ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित ये अधिनियम ने किस तरीके से परिवर्तन किया, ठीक है। ये जो लॉ है, ये सारे के सारे अधिनियम हैं, ये किस तरीके से हमारे कार्यपालिका मतलब हमारा जो एग्जीक्यूटिव है और जो हमारी विधायिका है लेजिस्लेशन, इसमें क्या परिवर्तन किया, ठीक है, कैसे ये सारे अधिनियमों से परिवर्तन हुआ। बिल्कुल एकदम नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लो, आपको संविधान का एकदम नया फ्लेवर, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर, सारे के सारे एक्ट यहाँ लिख देता हूँ, पहले चलो चालू करते हैं 1773। ये चीज़ें नहीं समझ नहीं आती ना। देखो 1773 में सबसे पहले क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर था उसको पहले क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उस जनरल शब्द का एक अर्थ था, अर्थ यही था कि जो बाकी प्रेसिडेंसी के गवर्नर हैं वो उसके अंतर आ जाएंगे। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे उन दोनों को उसके अधीन कर दिया गया, उसके सबऑर्डिनेट बना दिया गया, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। इसके बाद इसी गवर्नर जनरल के कार्य के लिए क्या बनाई गई, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी, जिसमें कुल 3+1 मतलब कुल 4 सदस्य थे, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्लियर हो रहा है? और ये जो एक व्यक्ति है कौन है, यही गवर्नर है। क्लियर है? पहले इसको समझ रहे हैं, फिर विधायिका में लेके चलूंगा, फिर बाद में आपको पता होगा वैसे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बना था, लेकिन अभी मैं एक्ट के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, मैं आपको कुछ और ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पूरा लेजिस्लेचर का डेवलपमेंट बता रहा हूँ, कैसे जो आज आप किसको देख रहे हो, पार्लियामेंट देख रहे हो, पार्लियामेंट आया कहाँ से, मैं पार्लियामेंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1773 यहाँ पर क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ों को और बाद में बताऊँगा ना, तो इसलिए अभी लाइन यहाँ भी खींच लेते हैं, जिससे आज के वर्तमान समय को आप इससे तुलना करके और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। ये हुआ, यहाँ पर गवर्नर जनरल के पावर को डिफाइन नहीं किया गया, बस बोल दिया कि सबऑर्डिनेट होगा बाकी लोग, पर ये नहीं बताया किस मुद्दे में। उसी को बेटर करके अमेंडमेंट किया गया था, 81 में जब अमेंडमेंट हुआ तो उसी चीज़ को निर्धारित किया गया, बताया गया कि किस जगह पे वो उससे सुप्रीम होगा, वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना था, ठीक है। इसके बाद आगे चलकर पिट्स इंडिया एक्ट आया, वहाँ पर बनाया गया BOD और COD बोर्ड, है ना। वहाँ पर एक्चुअल बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, COD पहले से थे। COD मतलब होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उस दिन से थे जिस दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, वो किसी अधिनियम से नहीं बने थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब कि उस कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके मालिक थे ये लोग, 24 व्यक्ति थे जिन्होंने पैसे लगाए थे और इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था, वही 24 लोगों का समूह था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कहाँ पर बनाई गई, पिट्स इंडिया एक्ट पे बनाई गई, ठीक है। समझना है चीज़ों को ना, ये सब लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, समझने पर अच्छा फोकस करो, वो जो मैं दूंगा वहाँ पर लिखा होगा, बाकी ये सब चीज़ों को थोड़ा समझना, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बनाया गया, BOC और COD बनाई गई। अब देखो इन दोनों का कार्य क्या था, थोड़ा सा यहाँ भी समझना है।
तो बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इधर कहीं हमारा ब्रिटेन है मान लेते हैं। ठीक है, तो सीओडी क्या थे? कंपनी के वो लोग जो कंपनी को चला रहे थे। तो सीओडी मुख्य रूप से भारत में, और बीओसी जो थे वो कहाँ पर थे? ब्रिटेन में थे। तो जो बीओसी के सदस्य होते थे वो ब्रिटेन के जो सरकार थी, जो उसका कैबिनेट था, उस कैबिनेट के सदस्य होते थे। बीओसी कहाँ थे? कैबिनेट के सदस्य थे। ठीक है, तो कैबिनेट से किसी सदस्य को उठाया और उनको बोला गया कि देखो लोग क्या कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से इसको कौन सा काम दिया गया? रेगुलेशन का। ऊपर से आप देखो, आप ऊपर से प्रशासन को नियंत्रित करो। और इनको क्या काम दिया गया? मेनली आप कमर्शियल काम करो। आप व्यापारी बनकर गए थे, आप अपना व्यापार देखिए, सब कुछ करिए, और बाकी प्रशासन हम देख लेंगे। तो इनको यहाँ पर काम कर दिया गया इसी एक्ट से। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया? बोला इनको कि आप कमर्शियल पर्पस से काम करिए। ठीक है, व्यापारिक जो कार्य है वो आप देखिए, और जो भी रेगुलेशन, नियंत्रण या आपका प्रशासन का जो कार्य है वो कौन देखेगा? बीओसी देखेगा। रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल बी लुक्ड आफ्टर बाय बीओसी। वो ब्रिटेन पे। आगे देखो, परिवर्तन को थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आगे चल कर देखना इसी को खत्म किया जाएगा। यही व्यवस्था तो खत्म होगी। कब होती है ये बीओसी और सीओडी की व्यवस्था? कब खत्म होती है? 1858 के एक्ट में होती है। सभी को पता है, नहीं पता तो अभी पता चल गया है ना कि 1858 के एक्ट में क्या होता है, इस व्यवस्था को खत्म करते हैं। 1858 के एक्ट में क्या बनते हैं भारत में? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सचिव बनते हैं भारत का सचिव। पहला सचिव कौन था? जॉन स्टैनली। आसानी से नहीं मिलेगा किताबों में, जॉन स्टैनली। और पहले वाइसरॉय किसको बनाया गया? कैनिंग को। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैनली आए और यहाँ पर कौन आया था? कैनिंग आया था। कैनिंग कहाँ था? स्टैनली कहाँ था? तो बीओसी को खत्म किया, सीओडी को खत्म किया, लेकिन व्यवस्था में एक एक आदमी को नियुक्त कर दिए कि भाई तुम दोनों रहो। इतना बड़ा सिस्टम नहीं बना के रखना है, और जो होगा हम लॉ बना के भेजेंगे। अब तो उनका पार्लियामेंट सुप्रीम हो चुका था, बट एक एक आदमी को अपॉइंट कर दिया गया, क्या हम व्यवस्था बनाकर भेजेंगे, आप बस देखना। तो इस तरीके से क्या बनाया गया? जिसको बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसको क्या बोलते थे? कैनिंग को क्या बोल रहे थे? वाइसरॉय। ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो जाएगा, उधर आपका चीज़ें बदलेंगी। वापस यहाँ पर आते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि काउंसिल्स को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहली बात, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया, और उसको गठित करने के साथ साथ क्या किया गया? टोटल इसको 4 सदस्यीय बॉडी बनाया गया। नेक्स्ट वाले एक्ट जो उसका अमेंडमेंट आया था, वहाँ पर ये बोला गया, ठीक है ना, जिसके बाद का जो है 1781 पे अमेंडमेंट, वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया। यही बोला गया कि जो गवर्नर जनरल होगा, ठीक है ना, उसी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से ही कोई एक व्यक्ति कमांडर इन चीफ होगा, मतलब जो सेना का प्रमुख होगा। ये नहीं बोला गया कि गवर्नर जनरल होगा, उसी में से कोई एक व्यक्ति कमांडर इन चीफ होना चाहिए, इन्हीं 4 में से। ठीक है, ये बात को रखी गई। और ये बताया गया कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का है, उसकी शक्ति जो है वो बंगाल और मद्रास के गवर्नर से किस क्षेत्र में ज़्यादा होगी? तो एक्सटर्नल अफेयर में ज़्यादा होगी। ठीक है ना, एक्सटर्नल अफेयर के जो मुद्दे हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी का मुद्दा जो है, उसमें ज़्यादा होगी। क्लियर है? अब सुनने पे फोकस करो ना, मैं दूंगा इसको, आप टेंशन मत लो। इसका मैं एक PDF शेयर करूँगा क्लास की जस्ट बाद, उसको आप लोग रीड करोगे। ठीक है, बस पॉइंट्स को याद करना। ओके, फिर इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट ने बस ये किया था कि सदस्य को कम कर दिया गया था। 3+1 था, उसको फिर 2+1 कर दिया था। ठीक है, तो आगे कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद 1892 का एक्ट आया, इसमें एक सदस्य को बढ़ा दिया गया था इस पर। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक सदस्य और बढ़ा। अब वो सदस्य ऐसे हो गए 3+1+1। तो ये कौन है? गवर्नर जनरल है। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अच्छे समझना है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका में ये जो कार्यपालिका है उसको थोड़ा समझना है। ये हुई। ठीक है, फिर आगे 1813 में कुछ नहीं हुआ। 1833 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फिर परिवर्तन किया गया। ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या किया गया? 5 मतलब 3+2 5 हो गए, 5+1 मेंबर कर दिया गया। और ये जो एक अन्य सदस्य था, ये क्या था? लॉ मेंबर था। इसका नाम क्या था? TB मैकॉले। ठीक है, और TB मैकॉले के अंतर्गत बनाया गया भारत का पहला आपका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहीं पर लाया गया TB मैकॉले को। तो 5 लोग में एक तो गवर्नर जनरल है, 4 अन्य सदस्य और एक ही, और यहाँ पर सभी सदस्य ब्रिटिशर्स थे। अभी यहाँ पर भारतीय को एक भी सदस्यता नहीं मिली। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद 1853 में क्या हुआ? फिर यह परिवर्तन किया गया, 5+1+6। ठीक है, 6 अन्य सदस्य जोड़े गए, और ये 6 अन्य सदस्य को जोड़ा गया विधायी के कार्य के लिए। अब क्या हुआ? यहाँ से ये स्ट्रक्चर क्या हुई? अब ये जो हैं 5+1, ये क्या कहलाएंगे? गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
और ये जो बड़ा बन रहा है, मतलब ये जो 12 लोगों का सदस्य का एक बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये कहलाएगी कार्यपालिका और पूरा मिलाकर कहलाएगी विधायिका। कितने लोग को समझ आया? अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन रहे थे सब जगह पे, कार्यपालिका बन रही थी। अब उसी कार्यपालिका में 6 अन्य सदस्यों को जोड़ा गया और उस 6 अन्य सदस्यों को मुख्य रूप से इससे लगाया गया कि वो क्या करेंगे? विधि निर्माण करेंगे, लॉ मेकिंग का काम करेंगे। ठीक है, तो उनको पहले से था कि अब इंडिया में लॉ मेकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 6 सदस्य जुड़ेगा, तो 12 सदस्य की जो बॉडी बनी इसको बोला गया गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसको क्या बोला गया? गवर्नर जनरल। ये अंदर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आज हम वर्तमान संसद के बात में थोड़ा सा बात करें, शायद वहाँ से आपको समझ आए। अभी हम लोग अगर संसद में देखेंगे तो टोटल 552 मेंबर है। ठीक है, अब अगले बार से 550 होंगे क्योंकि एंग्लो इंडियन हटा दिए गए। 550 के हिसाब से ही देख लेते हैं। ठीक है, 550 सदस्य हैं, फिर एक सरकार है, ठीक है ना, बीजेपी 382 सीट से ज़्यादा है उनके पास। ठीक है, वो हटाओ। अब इस पूरे के पूरे 550 सदस्य में से भारत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने हैं बताइए? 26, लगभग 26 लोग हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको अलग अलग विभागों का क्या दिया गया है? मंत्री बनाया गया है, मंत्री परिषद बोलते हैं जिसको। तो लगभग मंत्री परिषद में कितने लोग हैं? 26। छत्तीसगढ़ में देखोगे तो 90 में से कितने हैं? 13। तो ये जो 90 लोग की विधायिका बोलते हैं इसको, 90 लोग की क्या है? विधायिका है। ये क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहाँ पर विधान बनाया जाएगा। मतलब जब कोई कानून पारित होगा तो ये 90 के 90 मिलकर उसको पारित करेंगे। पर डे टू डे के लिए अगर कोई योजना लागू करनी है, कार्य करनी, कौन कर लेगा? इन्हीं लोग कर लेंगे, मंत्री लोग। ये क्या बन गए? इस प्रकार से एग्जीक्यूटिव बन गए। इसलिए बोलते हैं भारत के संसद में दोहरी मेंबरशिप होती है, डबल मेंबरशिप होती है। एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और लेजिस्लेटिव भी होते हैं। पर क्या सभी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव हैं? नहीं। क्या सभी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव हैं? सभी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव हैं, पर सभी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर आप जाके गलती ना करना। अभी क्लियर हुआ? इससे समझा रहा था। और ये आपको समझ नहीं आएगी किताबों में, पढ़ते रह जाओगे कि हाँ ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, रट तो सारा लिए, लेकिन ये नहीं पता चला कि कब एग्जीक्यूटिव पढ़े और कब लेजिस्लेटिव पढ़े, आपको पता ही नहीं है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारत के पहले व्यक्ति हुए जिनको सदस्यता मिली। कहाँ पे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कि लेजिस्लेटिव में? अभी पूछ लेता तो मैं। अभी देखो कई लोग लेजिस्लेटिव बोल रहे हैं, लेजिस्लेटिव में मिलता तो उतना इंपॉर्टेंट कुछ मिला ही नहीं था ना, एग्जीक्यूटिव में मिला होगा। लेजिस्लेटिव में तो किसी को ही मिल रहा है। अब इसके बाद तो सदस्यता बढ़ जाएगी, 60 व्यक्ति लोग की सदस्यता हो जाती है। 1909 में देखोगे तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है 1909 पे 60 मेंबर बॉडी हो जाती है। अब उस 60 में से उसमें भी बोलेगा कि कितने भारतीयों को जोड़ सकते हैं, तो उसमें एक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्यों गिनेंगे? उस आदमी को इसमें लाया गया था, तो इसलिए वो आदमी बहुत बड़ा था और इसलिए उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है। अभी क्लियर हो रहा है? इसको समझना जरूरी है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। यहाँ पर देखो वही खेलेगा शब्दों को। अब जैसे लोग खेल रहे हैं ना कोर कॉन्सेप्ट्स पे, तो अगर कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे तो ऐसे जाएंगे। बाकी फैक्चुअल नॉलेज तो हमको मिल ही जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, तो कोर कॉन्सेप्ट्स को भी समझना है। ओके, ये समझ आया है ना? तो अब यहाँ पर से अभी मेरे ख्याल से आसान हो रहा होगा। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की, और बड़ी वाली लेजिस्लेटिव काउंसिल है। मतलब अगर कोई कानून बनाना होगा तो ये सभी आएंगे, और अगर केवल और केवल छोटे मोटे डिसीजन लेने होंगे तो ये लोग आपस में ले लेंगे। और एक इससे भी छोटी बॉडी बनता है, ठीक है, एक इससे भी छोटी बॉडी बनती है जिसको बोलते हैं कैबिनेट, कुछ नहीं, ठीक है। तो एक और छोटी बॉडी बनती है, कैबिनेट बनती है, उसको बाद में देखेंगे। ये सब चीज़ें को अच्छे से समझना। तो 53 में क्या हुआ? इस तरीके से एक बॉडी बनाएगी। फिर क्या हुआ? क्रांति हो गई, हम लोग लड़ पड़े, रिवोल्ट कर दिए, ठीक है। रिवोल्ट के बाद क्या हुआ? 1858 में फिर यहाँ पर चीज़ें बदलने लगी। 1858 में उन लोगों ने बोला कि भाई ये BOC COD को ख़त्म करते हैं। जब तक BOC COD चल रहा था ऐसा चल रहा था, इसको ख़त्म करते हैं। इसको ख़त्म करके हम क्या करते हैं, एक वॉइस यहाँ पर अपन बनाते हैं सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और एक बनाएंगे वाइस रॉय। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के लिए बना दी गई 15 सदस्यीय एक बॉडी, इसको बोला गया भारतीय काउंसिल, इंडियन काउंसिल। एक काउंसिल बनाएगी, 15 मेंबर काउंसिल बनाएगी। कहाँ पर? ब्रिटेन में बनाएगी, जिसको बोला गया इंडियन काउंसिल। अब ये काउंसिल वहाँ बैठ के अधिनियम बनाएगी, और वो अधिनियम भारत आएगा, और उस अधिनियम का नाम होगा इंडियन काउंसिल एक्ट। अभी क्लियर हुआ? रटना नहीं है, बहुत चीज़ें आसान है, जीवन बहुत आसान है, बस समझना सही,
ठीक है, अब ये जो बॉडी एक्ट बना के भेजेगी उस एक्ट को बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1862, 1892, 1909। समझ आ रहा? ठीक है, हाँ तो चलो बढ़िया है, अगर समझ आ रहा है तो ये एक बॉडी बना दी गई कि आप लोग जाइए और भारत के लिए कुछ व्यवस्था करिए। अब 3 साल तक इन लोग क्या किए, कुछ नहीं किए, और फिर 61 में एक व्यवस्था बना कर लाए जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट बोला गया 1861। ठीक है, तो क्या आया, 1861 का काउंसिल एक्ट आया। ठीक है, अब यहाँ से धीरे धीरे जब हम लोग विधायिका वगैरह में जाएंगे, देखो विधायिका और एग्जीक्यूटिव को समझते हैं, फिर समझेंगे केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण सब चीज़ों को। मेन क्या क्या याद रखना, एक इसको ध्यान रखना, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना, ये क्या पूछेगा कि भारत में ब्रिटिशर्स ने पहली बार विधायी प्रक्रिया को कब स्वीकृति दे दी, या पहली बार विधायिका की बात कब कर दी। यहाँ पर यहीं पर बना ना कि प्रॉपर अगर देखेंगे तो लेजिस्लेचर कब इस्टेब्लिश किया गया, 1853 में, कि इंडिया में लॉ मेकिंग प्रोसीजर को इनिशिएट करने वाला एक्ट कौन सा था, 1853 का एक्ट था। ठीक है, अब इन सारे एक्ट में वो प्रशासनिक केंद्रीकरण कर रहे थे इसके पहले तो, पर 61 को बोलते हैं एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवोल्यूशन। विकेंद्रीकरण यहाँ से प्रारंभ हुआ, मतलब शक्ति जो थी वो गवर्नर जनरल के हाथ में नहीं रखकर अब धीरे धीरे हर किसी के हाथ में देने का चालू किया गया। ठीक है ना, तो प्रांतों में भी काम चालू हुआ, तो यहीं से चालू हुआ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, विकेंद्रीकरण यहाँ से चालू हुआ। ठीक है, अब इन सदस्यों को धीरे धीरे बढ़ाना प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर 5 + 1 6 और 6 12। ठीक है, इसमें 4 और जोड़ दिए गए और ये क्या हो गया, 16 सदस्यीय निकाय बन गई। ठीक है, तो इसको टोटल बना दिया गया 16 मेंबर बॉडी। ठीक है, अभी हो गया 16 सदस्य के निकाय, 16 मेंबर बॉडी। ठीक है, इसके बाद 1892, इस बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर इस बॉडी में कुछ बेसिक परिवर्तन हुआ। कोई परिवर्तन नहीं हुआ ये बोलना मतलब कि सदस्यों की संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ, सदस्य संख्या तो वही थी, पर 61 से ये सेक्शन स्टार्ट कर दिया गया था। 61 में भी किया, यहाँ भी किया गया और इसमें भी किया गया 53 से। अब बोला गया यहाँ पर एकदम प्रॉपर तरीके से, यहीं से स्टार्ट हो गया था ना कि भारतीयों ने क्या कर दिया था, विरोध किया था, उनको भी हक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया कि ये जो 16 मेंबर बॉडी बनेगी, तो उसमें ये नहीं लिखा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें लिखा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी वहाँ पर भारतीयों को सदस्यता दी जा सकती है, पर वो क्या होगी, मेजॉरिटी नहीं होंगी, मतलब अधिक ब्रिटिशर्स ही होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। 4-5 जैसे अगर मान लो 16 लोग हैं तो 16 में से बोलेंगे 6 सीट दे दो, बाकी ब्रिटिशर्स के पास रखो। तो भारतीयों की मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, ऑफिशियल मेजॉरिटी नहीं बननी चाहिए। मेजॉरिटी किसकी बननी चाहिए, बहुमत किसकी होनी चाहिए, ब्रिटिशर्स की होनी चाहिए, पर भारतीयों की सदस्यता को स्वीकार लिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। भारत में अब विधान बन रहा है और भारतीयों को विधान बनाने का मौका भी मिल रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली कौन करते थे, वो नॉमिनेटेड मेंबर होते थे। गवर्नर जनरल खुद से चुन लेगा और वो 2-4 जगह से ही चुनता था। ठीक है, फिर उसके बाद बोले कि ये तो गलत प्रक्रिया है, हमें चाहिए कि हमारे लोग चुन कर आए, तो इलेक्शन ला दिया गया। अगले में क्या किया गया, इसी में इलेक्शन लाया गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के भारतीय सदस्य होंगे उनको इलेक्ट किया जा सकता है। पर यहाँ पर जो इलेक्शन लाया गया वो क्या था, इनडायरेक्ट और लिमिटेड, मतलब वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से होगा और कुछ लोग ही देंगे। कौन देंगे, जिनके पास खूब पैसे हैं, रसूखदार लोग, उनको ही मौका था, हर कोई नहीं दे सकता। आज क्या है भारत में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हम सभी दे सकते हैं, 18 साल से ऊपर के जितने भी हैं सभी अपना मत दे सकते हैं। ठीक है ना, पर उस समय ऐसा नहीं था, वो लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया गया और इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो पहली बार 1892 के एक्ट में इसी बॉडी के लिए लाया गया था इनडायरेक्ट इलेक्शन। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन को किस अधिनियम से चालू किया था भारत में, तो यही होगा वो 1892 का एक्ट। समझ आ रहा है, ओके, वेल एंड गुड। चलो, और यहीं पर फिर बजट वगैरह के बारे में बात रखा गया, वो सब फैक्चुअल पॉइंट्स उसको भी अलग करते हैं, पहले समझ को समझते हैं फिर फैक्चुअल पॉइंट्स पे आएंगे। ठीक है, तो 1892 का एक्ट ये क्लियर हुआ, अंदर का समझ आ रहा है क्या हो रहा है। अब यहाँ के लोग जो है उनको चुनाव करके लाया जाएगा। फिर अगला एक्ट आया 1909। इसमें क्या किया गया, एकाएक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया, और यही क्वेश्चन आया था मेंस में कि इस एक्ट के हिसाब से आप बताओ कि कैसे स्ट्रक्चर बना था। इस बार के मेंस में ये प्रश्न था, तो इसलिए मॉरली मिंटो रिफॉर्म इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। ठीक है ना, और उसमें भी क्या पूछेगा, सदस्यता में ही जाके पूछेगा, याद रखना। तो मॉरली मिंटो रिफॉर्म 1909 को थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में, है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको 16 सदस्य से लेकर कितने बना दिए गए, 60 सदस्य बना दिया गया, 60 मेंबर। ठीक है, और इसके साथ साथ जो प्रांतीय क्षेत्र थे वहाँ पर भी क्या बोला गया, आप अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल को गठित किया जाए। वो तो पहले ही हो रहा था लेकिन यहाँ पर और बोल दिया गया। ठीक है,
तो पहली बात क्या हुआ, 60 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बना। ये क्या है, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल, या बोल सकते हैं वाइस रॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधायिका परिषद, कार्यकारिणी परिषद नहीं है, विधायिका परिषद। और उसकी जो कार्यपालिका परिषद थी वो कितनी बड़ी थी, 5+1 मेंबर बॉडी थी। और इन 5 सदस्यों में से एक सदस्य कौन बना था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। ठीक है, तो ये क्या आपका गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इसमें एक सदस्य कौन बने, पहले भारतीय जो बने वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा SPS। अब याद रखना, अब गलती नहीं करके आना एग्जाम में। अब इसको भी गलत करके आओगे तो फिर क्या ही, ठीक है, फिर अगले साल फिर से एग्जाम देना, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया। हाँ, अब इसमें जो थे यहाँ पर जो सदस्य थे, पहले क्या लाया गया था, इलेक्शन ला दिया गया था। ठीक है, अब मॉर्ली और मिंटो में से 2 लोग का नाम है, मॉर्ली मिंटो। पहला नाम हमेशा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का होता है, याद रखना, दूसरा नाम वाइस रॉय का होता है। तो मिंटो भारत में था, तो मिंटो ने मुस्लिम लीग बनाकर उनको प्रॉमिस किया था कि अगर आप मुस्लिम लीग बनाते हो तो मैं आपको डेफिनेटली कुछ हेल्प करूंगा। वो सब हिस्ट्री में देखेंगे क्यों बोला ऐसा, ये सारा चीज़। तो मिंटो ने क्या किया यहाँ पर, अब इसमें जो मुस्लिम सदस्यता थी उनके लिए उन्होंने क्या किया कि स्पेशल प्रावधान बनाया, जिसको बोला गया सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन वली। ठीक है, वर्ड क्या यूज किया इसने, निर्वाचन वली, पर पृथक निर्वाचन वली, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, क्या होता है पृथक निर्वाचन वली, हाँ, उन्हीं के लोग उन्हीं को वोट करेंगे। खड़ा कौन कौन होगा, सभी खड़े हो सकते हैं कि केवल मुस्लिम। चलो अभी मैं 2-4 क्वेश्चन पूछता हूँ। मतदाता सूची, निर्वाचन सूची, निर्वाचन वली, तीनों में क्या अंतर है। अभी तो निर्वाचन होने वाला है ना। मतदाता सूची मतलब वोटर लिस्ट, निर्वाचन वली मतलब इलेक्टोरेट का मतलब क्या है, हाँ, पर्टिकुलर एरिया, तो टेरिटरी क्या है। अभी तो आप लोग भाई जा रहे हो ना निर्वाचन करने, वोटिंग देने जाओगे ना, यही नहीं पता है कि निर्वाचन वली में आपका नाम निर्वाचन वली में होगा कि नहीं। जिस बूथ पे जाते हैं उस बूथ के लोगों को इलेक्टोरेट बोलेंगे, और उस बूथ का वोटर लिस्ट नहीं होगा, इलेक्टोरल लिस्ट होगा। हाँ हाँ, चलो कल बताना मेरे को, ठीक है। चलो ये होगा कि निर्वाचन वली और मतदाता सूची, अभी आपको यही नहीं क्लियर है, अभी इलेक्शन कैसे जीत जाओगे। ठीक है, धान के नाम पे वोट देना बंद करें, निर्वाचन वली और मतदाता सूची को पहले समझ लें, फिर वोटिंग के लिए जाएं, ज़्यादा अच्छा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसलिए संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, खैर कोई नहीं। सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट के अंदर, अब वो तो आप बताओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूँ, नहीं तो कल बता दूंगा। कॉन्सेप्ट्स में आता हूँ। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मुस्लिमों को इन्होंने क्या दिया, पृथक निर्वाचन वली दी, कि मुस्लिम क्षेत्र में, ठीक है ना, मुस्लिम को वोट कौन देगा, केवल मुस्लिम ही देंगे। और कैंडिडेट कौन खड़ा होगा, मुस्लिम होगा कि हिंदू, दोनों हो सकते हैं। हाँ, ये नहीं पता, अभी यही सब तो पूछूंगा टेस्ट में, थोड़ा तो देखूंगा मैं, ठीक है, कि आप लोग कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो मुस्लिम अधिक वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो मुस्लिम होंगे, मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन जो होगा वहाँ पर मुस्लिम वोटर ही होंगे और किसी भी वोटर को नहीं देगा, और वही अपने उसको चुनेंगे। तो ये दिया गया, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट एक बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो पहली बात संख्या बढ़ाई गई, दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम्स को। ठीक है, तो इलेक्शन का कंपोनेंट को अच्छे से समझना कि इलेक्शन कब आया, यहाँ पर क्या हुआ। अब यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन चालू हो गए थे, इनडायरेक्ट नहीं था, यहाँ से इलेक्शन डायरेक्ट हो चुका था, लोग जाके वोट करेंगे। ठीक है ना, मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिम लोग करेंगे, पहले क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, अब यहाँ से डायरेक्ट इलेक्शन चालू हो गया। ठीक है, फिर यहीं से ये इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है, तो आपका 1909 पे ये 2 इंपॉर्टेंट परिवर्तन था, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, इसके बाद 1909 के बाद 1919 हम लोग विधायिका पे ही अभी अपने आप को रोक के रखे हैं। ठीक है ना, जो हमारी विधायिका है वहीं पर ही बात करें, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे बात करें कि उसके मेंबर कैसे चुने जा रहे हैं और क्या हो रहा है। अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर उन्होंने बोला कि विधायिका जो है, केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंसेस में भी थे, वहाँ पर भी सेम चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोविंसेस मतलब प्रांत, जैसे हमारे आज के राज्य हैं, तो वहाँ पर भी सेम हो रहा था, और केंद्र में तो केंद्रीय विधायिका जो थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो था, अब वहाँ पर उन्होंने बोला कि इस लेजिस्लेचर को हम द्विसदनी करेंगे। द्विसदनी मतलब बाई कैमरलिज्म, दे स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाई कैमरलिज्म। ठीक है, द्विसदन कर दिया गया, अपर हाउस एंड लोअर हाउस।
तो ये जो 60 सदस्य के लोग थे इनको छोटे छोटे 2 हिस्से में तोड़ दिया गया। क्लियर है? तो 60 मेंबर बॉडी पहले बनी थी यहाँ पर, तो ये अब इसको जब बनाया तो नंबर चेंज किया गया, तो जो लोअर हाउस थी उसमें 60 लोगों को ही रखा गया, सेम ऐसे ही बनाया गया, और यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये 30 मेंबर का बनाया गया था शुरू में, ठीक है। और इसी को वर्तमान समय में लोकसभा बोलते हैं, इसको राज्यसभा बोलते हैं, और ये दोनों के मिश्रण को संसद बोलते हैं। क्लियर हुआ? संसद कहाँ से आया, मेरे को ये समझाना था आपको। बाकी एक्ट में प्रावधान क्या हो तो आपको पता होगा, वो तो मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको, गिना दूंगा लाइन से, पर वो गिनाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो तो आपको पता होगा, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ बेसिक, वो तो आपको पता ही होगा। मेन था कि आपका पार्लियामेंट कहाँ से, और यही चीज़ को बोलते हैं भारत का संसद, इसकी उत्पत्ति यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर जब चुनाव किया गया तो फिर ये सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ाया गया, और 1919 के अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन बलि और किन किन लोगों को दे दी गई? सिखों को दी गई, ईसाइयों को दी गई, एंग्लो इंडियन को, और यूरोपियों को, विदेशी नहीं यूरोपियन। तो 4 लोगों को यहाँ पर और दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और क्रिश्चियन। इनको क्या कर दिया गया? ये दे दी गई, ठीक है। फिर इसके बाद का जो अधिनियम आएगा 1935, वहाँ पर उससे पहले क्या हुआ था? कम्युनल अवार्ड आया था। 1935 के अधिनियम से पहले क्या होता है कि जब ये मुद्दे और बढ़कर हुए तो ये बोला गया कि पृथक निर्वाचन बलि अब किसको दिया जाए? अल्पसंख्यकों को, ठीक है ना। ये बात करने लग चल गए कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी क्या दिया जाए? सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। बात हुई, राउंड टेबल में इसी के ऊपर चर्चा रखी गई, मना कर दिया गया। पहले में तो गए नहीं, दूसरे में महात्मा गांधी गए, ठीक है, उसमें भी क्या किया गया? मना हो गया। थर्ड में जाकर अम्बेडकर साहब बोले कि हाँ अब तो हो गया रिजर्वेशन, उनको क्या मिलेगा? चीज़ें मिलेंगी। बापू बोले अभी कैसे मिलेगी, मैं उपवास करूँगा, है ना। बोले यार मत करो यार, मर जाओगे। बोले नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं। एक काम करते हैं, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देते हैं, एक काम करते हैं, इनको रिजर्वेशन दे देते हैं इसकी जगह। तो रिजर्वेशन का जनक कौन है? महात्मा गांधी की अम्बेडकर। क्रेडिट तो अम्बेडकर जी को दे दिए भाई। महात्मा गांधी लड़े थे रिजर्वेशन के लिए, एक्चुअल पहला व्यक्ति वो थे। अम्बेडकर जी बाद में संविधान में लिख दिए, पर एक्चुअल वो महात्मा गांधी थे जिसने रिजर्वेशन को दिलाया। क्लियर है? तो वो हुआ वहाँ से स्टार्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। अब उस चीज़ को मना कर दिया गया था कम्युनल अवार्ड में, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जॉइंट इलेक्टोरेट दिया गया कि सभी लोग करेंगे वोट उनके लिए, ऐसा नहीं होगा, पर उनके लिए सीटों की संख्या को फिक्स की जाएगी। समझ आ रहा है? और फिर चुनाव की तरह चला था। तो मेनली इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर सदस्य को चुना गया और सदस्यों के लिए चीज़ों को रखी गई। समझ आ रहा है? बाकी इसके बाद क्या है, सभी अधिनियम के केवल क्या है, डेटा है, ये समझाने की चीज़ें था, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आता है आपका विधायिका, और ये समझ आया कार्यपालिका कैसे निर्मित हुए। इसका थर्ड एस्पेक्ट आता है जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यायपालिका, ठीक है, जुडिशरी। तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले जुडिशरी न्यायपालिका कहाँ बनी गए? सुप्रीम कोर्ट बनाई गई कलकत्ता में, ठीक है। उसका नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, पर वो एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं थी, वो वहाँ की बस एक कोर्ट थी। कलकत्ता क्षेत्र के लिए कोर्ट बनाया गया जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा 1773 में, और उसमें 4 जज थे, जिसमें से एक क्या थे, चीफ जस्टिस, और 3 अन्य जज। जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलिजा इम्पी। क्लियर है? फिर उसके बाद धीरे धीरे फेडरल और भी बहुत जगह में कोर्ट्स बनाने चालू किए गए, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो 2 जगह में आपको कोर्ट याद रखना है। पहले तो 1773 में कलकत्ता में बनाया गया, और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935, यहाँ पर जो कोर्ट बनाया गया ना, वो कोर्ट एक्चुअल में जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, इस यहाँ पर एक कोर्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ अधिनियम से आया आपका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, संघीय न्यायालय, और इसी संघीय न्यायालय का नाम परिवर्तित करके हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट रख दिया बाद में। तो यहाँ पर आया फेडरल कोर्ट, ठीक है। कुछ प्रमुख निकाय जो यहाँ पर गठित हुए थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आया आपका फेडरल कोर्ट। क्लियर है? तो कोर्ट में 2 एडिक्ट को याद रखना, 1773 और 1935। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा शासन प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बदलाव किया, ठीक है। तो प्रशासन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे पहले 1853 का एक्ट इंपॉर्टेंट है। 1853 के एक्ट में, 1853 के एक्ट में बोला गया ओपन कॉम्पिटिशन फॉर ICS, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपन कंपटीशन कराया जाए और जिसमें भारतीयों को भी इसमें आने का मौका दिया जाए, पर इसको मना कर दिया गया था, ठीक है। बाद में फिर मैकॉले माइन्यूट आया 54 में, उसके बाद फिर उसको अगले अधिनियम में लागू किया गया।
यहाँ पर घोषणा हुई थी पर लागू नहीं किया गया था, लागू इसको अगले अधिनियम से किया गया, ठीक है, मैकॉले माइन्यूट के बाद। फिर 1858 के एक्ट में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है ना, ये जो स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर हमारी डिबेट बहुत सालों तक ये चली कि जो भारतीयों के लिए एग्ज़ाम टफ हो जाता है, भारतीय वहाँ पर जाके देते हैं एग्ज़ाम, हमको पूरा यूरोप तक जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए, लैटिन में होता है, इंग्लिश में होता है, तो क्यों ना भारतीयों की, इस तरह से लड़ाई लड़ने लगी कि जो प्रशासन में भारतीयों की सदस्यता भी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस भी पहुँचें और उनको एक ओपन राइट मिले कि वो भी इस एग्ज़ाम को सही तरीके से फाइट करें। इसके लिए बहुत सारी लड़ाई हुई, सब हम लोग उसमें देखेंगे किसमें, हिस्ट्री में। और ये लड़ाई जब पूरी हुई तो एक बाद में डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत, इसको लागू 21 में किया गया था वैसे तो, ठीक है। इस अधिनियम में ये लिया गया डिसीजन कि भारत में उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए क्या बनाया जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 1919 में इसी का डेवलपमेंट में क्या हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, ठीक है। यूनियन था ये लेकिन केंद्रीय था, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, राज्य की पीएससी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनाया गया, यूपीएससी को गठित किया गया इस अधिनियम पे, और इस अधिनियम के अंतर्गत 1926 में यूपीएससी को प्रॉपर तरीके से बनाया गया। 26 से 21 में तो अधिनियम ही चालू हुआ है, 19 में कन्फ्यूज़ मत करने से, 26 में, ठीक है। तो 1926 में यूपीएससी गठित हुआ, क्लियर हुआ। तो ये अधिनियम से कहाँ कहाँ पर हमारे संविधान को परिवर्तन मिल रहा है, कार्यपालिका में हो रहा है, न्यायपालिका में हो रहा है, इलेक्शन में हो रहा है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है ना। तो बॉडी में तो ये देख लिया कि ये बॉडी बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सुप्रीम कोर्ट को तो बना रहा है, और इसके साथ साथ कई जगह पे लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आरबीआई का गठन हुआ, गलत हो, आरबीआई का गठन हुआ है आरबीआई एक्ट 1934 से। 35 के अधिनियम से आरबीआई को भारत सरकार जो कहलाएगी या ब्रिटिश सरकार, उसके सारे के सारे वित्त को संभालने के लिए अधिकार दे दिया गया। ऑल द फाइनेंशियल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी लुक्ड आफ्टर बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। आरबीआई का गठन हुआ है 1934 के एक्ट से, समझ आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आरबीआई का गठन लिख दिया होगा कई जगह पे, इससे आरबीआई का गठन हुआ है, गठन नहीं होता, आरबीआई को पावर ट्रांसफर कर देते हैं कि गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है अब वो आरबीआई देखेगा। तो 1935 का एक्ट, यहाँ पर आरबीआई को पावर ट्रांसफर किया जाता है, क्लियर हो रहा है। और इन सभी चीज़ों से धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आज है वो बनकर सामने आया, ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो आपसे इस तरह से क्वेश्चन उठा के पूछेंगे, ठीक है। एक और चीज़ आता है कि पैसों के लिए क्या काम किया गया, बजट के लिए, ठीक है। तो भारत में फर्स्ट टाइम, पहले तो बजट वहाँ से ब्रिटिश से निर्धारित होता था, 1892 में बजट को लाने की अनुमति दी गई कि काउंसिल जो है वो 1892 से बजट लेकर आएगा। सब लिखा हुआ मिलेगा आपको ना, नोट्स को रेक करते हैं, आप उसको पढ़ लेना एक बार, मैं समझा दे रहा हूँ। पर बजट लाया गया तो बोला गया कि बजट को ला सकते हैं, उस पर प्रश्न पूछा जाएगा पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं बजट लेकर आया, आप बोलोगे ये तो व्यर्थ के खर्चे दिख रहे हैं, 100 करोड़ रुपए कहाँ दे दिए, क्वेश्चन मेरे से पूछोगे तो मैं बोला दे दिया, बस। आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ऐसा मुद्दा था। फिर 1909 पे क्या किया गया कि उसके उत्तर को भी निर्धारित किया कि आप आंसर भी देना होगा, ठीक है। फिर 1990 पे क्या किया, रेलवे बजट और दोनों को एक साथ मिला के चालू किया गया। तो देखो 1919 में क्या इंपॉर्टेंस है, बजट कब आया पूछेगा तो 1892। प्रांतों को अपना स्वतंत्र बजट घोषित करने का अधिकार कब दिया गया, प्रांतीय सरकार को, मतलब जो क्या है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है। 1892 में आया सेंट्रल लेवल पे, 1919 पे आया प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। तो प्रांतों में 1919 पे इसको लागू किया गया और केंद्र पे 1892 पे किया गया, समझ आ रहा है, ओके। इसके बाद एक और चीज आता है विषय सूची, सब्जेक्ट लिस्ट, कि किस पे हम कानून बना सकते हैं और किस में कानून नहीं बना सकते, ठीक है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया कि कौन कानून बनाएगा भारत में, कौन नहीं बनाएगा। तो कानून से संबंधित 3 से 4 शब्द होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है जनरल कानून बनाना, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस की शक्ति। ऑर्डिनेंस शक्ति का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सदन कार्य नहीं कर रही होगी, उस समय क्या करते हैं, सदन के बाहर एक कानून बनाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। सबसे पहले तो ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, इसको बोलते हैं अध्यादेश। उसके बाद आता है वीटो की शक्ति, वीटो शक्ति जानते हैं, ठीक है। तो एक होता है वीटो की शक्ति और तीसरा होता है विधान बनाना प्रॉपर। तो ये दोनों शक्ति जो होती है, अध्यादेश और इसकी शक्ति किसको रहेगी, डेफिनेटली गवर्नर को रहेगी या वाइसरॉय को रहेगी। ऑर्डिनेंस शक्ति सबसे पहली बार गवर्नर को कब दिया गया, किस अधिनियम से,
1861 से दिया गया। ये सब याद रखना। तो गवर्नर को पहली बार ऑर्डिनेंस का अधिकार दिया गया 1861 में, और ये बोला गया कि जिस समय कोई इमरजेंसी का कंडीशन होगा गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता है, और ऐसे अध्यादेश की अधिकतम सीमा 6 महीने की होगी। ठीक है ना। गवर्नर कैन पास द ऑर्डिनेंस इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सच इमरजेंसी इज ऑफ 6 मंथ। 6 महीने ही होंगे। ठीक है। तो ये पूछा है, देखो यहाँ से क्वेश्चन यही आएगा, यहाँ से आपको क्या करेगा, पूछेगा कि क्या क्या कहाँ से आया। इसमें आप ये मत करना कि अधिनियम को हमको पढ़ना, ये देखो कि अधिनियम में संविधान कहाँ छुपा है, आपसे वो पूछा जाएगा। तो 1861 के एक्ट में आया ये चीज़। ठीक है। वीटो शक्ति कहाँ से आई थी, कोई बता पाएगा? 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके बाद यह डिसाइड किया गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर बनाया जाए बंगाल का। तो कॉर्नवालिस ने 81 में डिमांड रखी थी, जो आया नहीं था अमेंडमेंट, वहाँ कॉर्नवालिस ने डिमांड रखी कि मैं तभी गवर्नर बनूंगा जब मेरे को वीटो शक्ति दी जाएगी, नहीं तो नहीं बनूंगा। तो बोले कि ठीक है आप बन जाओ। 1894 पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत गवर्नर को वीटो शक्ति दी जाती है। जो एक्स्ट्रा पावर बताया था ना, गवर्नर का पावर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अब बंगाल के गवर्नर के पास वीटो शक्ति थी कि वो अन्य गवर्नर को पलट सकता था। तो वीटो पावर कहाँ पर आया? 1884 पे पिट्स इंडिया एक्ट पे। ऑर्डिनेंस कहाँ पर आया? 1861 के एक्ट पे आया। क्लियर है? समझ आ रहा है? ओके। तो ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि कानून बनाया। तो इस समय तक तो कानून ब्रिटिशर्स से बन के आ रहा था। 1861 से इंडिया में कानून बनना चालू हुआ। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर लॉ बन रहा था। अब लॉ के बाद इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जो सब्जेक्ट लिस्ट है कि किसके ऊपर कौन कानून बनाएगा। तो 1909 इसके लिए इंपॉर्टेंट रहा। 1909 में ब्रिटिशर्स ने, अब इंडिया में क्योंकि प्रॉपर बाइकैमरलिज्म हो गया था, संविधान हमारा संसद बन चुका था, तो उन्होंने फिर यहाँ पर स्टार्ट किया कि इंडिया में ही लॉ मेकिंग प्रॉपर रूप से चालू होगा 1919। और 1919 पे ब्रिटिशर्स लेकर आए सब्जेक्ट लिस्ट। ठीक है। तो विषयों की सूची लेकर आए, और इन्हीं विषयों के हिसाब से क्या बनाएंगे हम, कोई भी कानून बनाएंगे, विषयों की सूची बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार के विषय लाए गए। एक को बोलते थे रिजर्व सब्जेक्ट, एक को बोलते थे ट्रांसफर सब्जेक्ट। एक था आपका रिजर्व आरक्षित और एक था हस्तांतरित। ठीक है। तो 2 प्रकार के सब्जेक्ट थे। ठीक है। अब ये सब्जेक्ट लिस्ट थे, एक केंद्र के लिए और प्रांतों के लिए। तो सेंट्रल लेवल पे तो सब्जेक्ट लिस्ट ऐसा नहीं बनाया गया। प्रांतों में क्या किया गया, इसको लागू किया गया। प्रांतों में किया गया, प्रोविंसेस पे। और इस व्यवस्था को बोलते हैं डायरकी। क्या बोलते हैं? द्वैत शासन, डायरकी। कि प्रांत में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में डायरकी लेकर आई गई, और डायरकी के अंदर ये 2 चीज़ बना के दी गई। इसका मतलब यह था कि जो रिजर्व सब्जेक्ट में उन विषयों को रखा गया जो ब्रिटिशर्स के लिए ही रिजर्व है, मतलब वहाँ पर ब्रिटिशर्स के ही ऑफिशियल जो होंगे वो लॉ बनाएंगे। ट्रांसफर सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें कोई भी कानून बना सकता था। ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब आप क्या हो, एक दमनकर्ता हो, सप्रेसर हो। ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगा आप एक कानून बनाओ भारत के लिए, इंडिया के लिए। आप ब्रिटिशर्स, और मैं बोलता हूँ एक लॉ बनाओ, और बोलता हूँ कि आप लॉ बनाना है आपको, कि लॉ की कौन कौन सी शक्ति आपको चाहिए किसी को दमन करने के लिए, मेरे को बताना। कृषि का अधिकार या लॉ एंड ऑर्डर, दोनों में से क्या चुनोगे? आपके हाथ में क्या हो? लॉ एंड ऑर्डर हो। सिंपल सी बात है। आप मारना पीटना चाहोगे? क्यों चाहोगे? कृषि में जाकर खेतों को आप सेवा करना। स्वास्थ्य चाहोगे या मिलिट्री चाहोगे? आप लोग चाहोगे ना मिलिट्री? हाँ, वेरी गुड। ठीक है। संचार की व्यवस्था अपने हाथ में रखोगे कि लोगों को दे दोगे? ठीक है। विदेशी व्यापार या विदेशी संबंध अपने हाथ में रखोगे। भुखमरी निवारण, तो ये आप लोगों को पहले से पता है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट और हस्तांतरित में क्या है। सोचना है, रटना नहीं है। अंडरस्टैंडिंग से पॉलिटी सॉल्व होती है, रटना नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? सोचो ना, ये सिंपल सा चीज़ है। तो एक ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गया और एक क्या हो गया? रिजर्व सब्जेक्ट हो गया। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे समझ आ गया, और रिजर्व में कौन से आएंगे ये मिलेगा, लिखा हुआ सब आपको पढ़ना। तो इस तरीके से क्या हो, सब्जेक्ट को लिस्ट बनाया गया, और इसी लिस्ट को बोला गया डायरकी। कहाँ पर लाया गया था? इस फिर बाद में 1935 में इस डायरकी को कहाँ लेकर गए? केंद्र पे। और प्रांतों को क्या कर दिया गया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। उनकी ऑटोनॉमी कर दी कि आप अपने हिसाब से जो कानून बनाना है बनाइए। और उस कानून बनाने के अधिकार से फिर प्रांतों में कानून बनने प्रारंभ हुए और योजनाएं भी बनाई गई। छत्तीसगढ़ में पहली योजना कब आई थी? विद्या मंदिर स्कीम 37 पे आई। उसके पहले आया क्या कोई रविशंकर या कोई पंडित सुंदरलाल शर्मा योजना लेके नहीं आए ना? क्यों? क्योंकि प्रांत को ऑटोनॉमी नहीं मिली थी। ऑटोनॉमी मिली तो प्रांत में योजना आ गई। सिंपल है सब चीज़, सब कनेक्टेड है आपस में। क्लियर हो रहा है?
तो ये व्यवस्था जो थी, और इसी से फिर क्या हुआ, संविधान का आगे निर्माण देखेंगे। इसके बाद क्या आया था आपका कैबिनेट मिशन प्लान, जहाँ से कल पढ़ाऊंगा कि कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसमें संविधान सभा की बात करेंगे हम लोग। फिर भारत सरकार अधिनियम 1947 संविधान निर्माण सभा में क्या परिवर्तन करेगा, और संविधान जो है उसका मसौदा कैसे तैयार होगा। तो कल हम लोग प्रॉपर संविधान को देखेंगे। आज केवल ये बता रहा था कि हमारी हिस्ट्री में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो कहाँ से धीरे धीरे करके विकसित हुआ। तीनों एंगल समझ आया, ठीक है। मैं ग्रुप में हैं सभी आप लोग, ऐसा कोई जो ग्रुप में ऐड नहीं है, जो नहीं है उसको ऐड करवा लेंगे, ठीक है, मैं कर दूंगा। ओके, तो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे आप लोग सभी। मैं इसको भेजूंगा, प्लीज़ उसका फर्स्ट पेज में होगा, वो बहुत बड़ा PDF है, मैं एक बार में भेज दे रहा हूँ। और उस PDF में केवल आप अभी क्या पढ़ोगे, एक्ट को पढ़ के आओगे, आगे का मत पढ़ कर करना, आगे का हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अभी इसके लिए आप लक्ष्मीकांत को यूज़ मत करना, उस किताब को पढ़ोगे ना इस चैप्टर के लिए, तो एक्चुअल में आप ना पढ़ बस रहे होगे, लेकिन आप सीख नहीं पा रहे होगे, आप केवल फैक्ट को याद कर पा रहे होगे, ठीक है। पर एक्चुअल में सिस्टम कैसे बना है वो नहीं समझ आएगा। सिस्टम समझ आ गया एकदम अच्छे से, ठीक है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य होगा कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से दूं, और फैक्ट को मैं फैक्ट शीट से करा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल, मिलते हैं कल।